चलिए सभी लोगों को नमस्ते। आप सभी लोग जुड़ जाएंगे और जैसा कि आपको पता है कि हम लोग डेली बेसिस पर 9 बजे आते हैं और इस समय 40 क्वेश्चन साइंस के हम लोग देखते हैं। और ये साइंस का 40 क्वेश्चन आपके किसी भी एग्जाम के लिए यूजफुल है। अगर आप कहीं पर भी अगर आप एग्जाम अगर देते हैं जहां साइंस अगर पूछेगा तो उन सभी जगह पर आपको ये साइंस के क्वेश्चंस आएंगे, क्योंकि इसमें सभी लेवल के क्वेश्चंस आपको दिए हुए रहते हैं। इसलिए काम आपको हर एक जगह आएगा। तो जितने लोग लाइव देख रहे हैं सभी लोग एक बार सेशन को लाइक भी कीजिए और शुरुआत करते हैं आपके सेशन का। ठीक है। पूनम जी लाइव हैं, कौन? कुणाल कुमार, नेहा, प्रवीण कुमार यादव। चलिए, रजनी निषाद, आप सभी लोग मेरे भाई सेशन को शेयर करेंगे और शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। सबसे पहला क्लास जो आपको यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है वो किरचॉफ्स लॉ के बारे में बोला गया है। एक बात बताइए, मैंने कई बार बोला है, अगर आप लगातार मेरी क्लासेस को कर रहे होंगे तो मैंने यहाँ पर एक बात बोला था कि इस चीज को जरूर आप याद रखना कि अगर हम किरचॉफ्स लॉ की बात करते हैं, हम किसकी बात करते हैं? अगर हम किरचॉफ्स लॉ की अगर बात करते हैं, इनके दो नियम होते हैं। एक मेरे भाई करंट इलेक्ट्रिसिटी में अगर देखते हैं तो एक हमारा क्या होता है, कहेंगे केसीएल होता है। और दूसरे को अगर हम लोग देखते हैं तो हम लोग क्या कहेंगे, इसको केवीएल कहते हैं। किरचॉफ्स करंट लॉ जो हमारा होता है, याद रखना, ये हमारा चार्ज कंजर्वेशन ऑफ पर आधारित होता है। ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर आधारित होता है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ये हमारा किस पर आधारित होगा? ये हमारा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर आधारित होता है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ये हमारा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर आधारित होता है। और अगर केवीएल की बात करते हैं तो ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर आधारित होता है। दोनों चीज को आप ध्यान रखेंगे। एक हमारा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज और दूसरा हमारा क्या होगा, कहेंगे यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की हम बात करते हैं, इस पर हमारा आधारित होता है। तो मेरे भाई इसको याद कैसे रखेंगे? तो याद रखने का एक सिंपल सा तरीका है कि अगर हम केसीएल की बात करते हैं जिसमें हमारा सी का टर्म आता है, तो मेरे भाई कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में दिक्कत होता है, ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात करते हैं, दोनों में हमेशा दिक्कत होगा। लेकिन अगर केसीएल में सी है तो चार्ज में भी सी होता है, इसलिए कभी दिक्कत अब आपका नहीं रहेगा। आपको याद रखने का एक सबसे बढ़िया शॉर्ट ट्रिक हम आपको बता दिए हैं। और साथ ही साथ मेरे भाई हम कहेंगे, इसी को हिंदी में कहते हैं क्या बोलते हैं? तो इसी को हम लोग बोलते हैं, इसमें आवेश हमारा संरक्षित रहता है, यानी ये आवेश संरक्षण के सिद्धांत पे काम करता है। और ये हमारा किस पर हो जाएगा? अगर ये हमारा डिसाइड हो गया कि चार्ज का होगा तो इसको एनर्जी की तरफ आप भेज दीजिएगा। इसका मतलब मेरे भाई ये एनर्जी कंजर्वेशन पर काम करता है, ये हमारा ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पे काम करता है। एक लाइन में इस बात को ध्यान रखेंगे। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है उसके हिसाब से अगर हम लोग आंसर करेंगे तो आप कहेंगे सर किरचॉफ्स का धारा नियम, किरचॉफ्स का धारा नियम मतलब करंट लॉ की बात कर, किरचॉफ्स करंट लॉ, किरचॉफ्स करंट लॉ, किरचॉफ्स धारा नियम। तो किरचॉफ्स धारा नियम आवेश संरक्षण के सिद्धांत पे काम करता है। इसका मतलब मेरे भाई यहां पर क्या होगा, कहेंगे यहां पर आवेश की हम बात करते हैं। किरचॉफ्स करंट लॉ बोल रहा है, किरचॉफ्स का धारा नियम कहने का मतलब मेरे भाई ये बोल दिया है केसीएल की बात कर रहा है, किरचॉफ्स करंट लॉ की बात कर रहा है। जबकि किरचॉफ्स वोल्टेज का जो नियम होता है मेरे भाई, ये ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पे काम करता है। इसलिए आवेश और ऊर्जा हमारा राइट होगा। तो आवेश और ऊर्जा कहां है? तो ऑप्शन नंबर सी में, हौसो हवास में मेरे भाई आप आंसर करेंगे। जैसा कह रहा है उसी के हिसाब से आपको काम करना है। सी ऑप्शन आपके राइट हो जाएंगे। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कोई वस्तु नियत त्वरण के साथ चलती है, नियत त्वरण के साथ मेरे भाई विराम से चलना शुरू करती है। अगर कोई वस्तु विराम से चलना शुरू करती है तो उसका प्रारंभिक वेग को तुरंत जीरो मान करके चलेंगे। कहता है कि इसका वेग कितना होगा। एक बात बताइए मेरे भाई, कि यहां पर एक कंडीशन हमारा बोल दिया है कि विराम से कोई वस्तु चल रही है। कैसे चल रही है? तो विराम से चल रही है। इसका विराम विराम से अगर चलना शुरू करती है, विराम की अगर बात कर दिया है, इसका मतलब प्रारंभिक वेग का मान जीरो होगा। अब यहां पर बोल दिया, दूसरा कंडीशन इसमें बोल दिया है मेरे भाई कि उस वस्तु का जो त्वरण होगा हमारा कैसा होगा, तो नियत त्वरण होगा। यानी एक्सेलरेशन की वैल्यू की बात करेंगे तो ये हमारा कहीं ना कहीं कांस्टेंट दे रखा है, तो वेलोसिटी का रिलेशन पूछ रहा है। तो एक्सेलरेशन जो हमारा वो क्या कहेंगे यहाँ पर कांस्टेंट है। तो मेरे भाई हमारे पास एक रिलेशन होता है v इक्वल टू यू प्लस में एटी का यूज करते हैं। अब इसमें u का मान जीरो हो जाएगा, क्योंकि प्रारंभिक वेग हमारा जीरो है, विराम से चलना शुरू किया है। हमारे पास रिलेशन क्या मिलेगा? तो v इक्वल टू एटी मिलेगा। जहां पर a को देखिएगा तो a को क्या कह दिया गया? त्वरण को कांस्टेंट कह दिया गया। अगर कोई कांस्टेंट हमारा त्वरण यहाँ पर ये कांस्टेंट अगर होता है तो ऐसी परिस्थिति में हम कहेंगे इक्वल टू में, अगर यही कांस्टेंट टर्म इक्वल टू में घुसता तो समानुपाती लेकर के आता है, तो हम डायरेक्ट हम कह सकते हैं जो वेग होगा हमारा समय का डायरेक्ट समानुपाती हो जाएगा। यानी आप सीधा कह सकते हैं कि मेरे भाई जो वेग है, इसका जो वेग होगा वह सीधे समय के लिए कैसा रिलेशन रखेगा? सीधा समानुपातिक होगा। और इस तरीके से हम लोग यहां पर क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा यहां पर राइट हो जाएगा। और कई बार इस पर ग्राफ भी पूछता है। ये हमारा वेग है, इसको हम वेग कहेंगे, ये हमारा समय, इसको टाइम कहेंगे। तो वेग समय के बीच में मेरे भाई अगर कैसा रिलेशन है, समानुपाती का है। जब भी समानुपाती का रिलेशन होता है दोनों के बीच में और उसके बीच में ग्राफ खींचना है तो मेरे भाई याद रखना ये लीनियर ग्राफ हमारा होता है।
ये कैसा ग्राफ होगा, कहेंगे इसको हम लोग रेखीय ग्राफ कहते हैं, ये हमारा रेखीय ग्राफ होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे, सीधा लाइन में वो ग्राफ हमारा होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे कि हमारा जो वेग है वो हमारा समय के साथ कैसा है, तो कहेंगे सीधे समानुपाती में होगा। एक लाइन में कहानी सिंपल है, बशर्ते कि मेरे भाई इस कंडीशंस को समझते हुए आपको आंसर करना है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन कहता है कि 5 केजी और 10 केजी द्रव्यमान की दो इस्पात की गेंद की बात करते हैं, लेकिन उसका कंडीशन बोल दिया है कि गतिज ऊर्जा एक समान है। मेरे भाई इस बात को जरूर ध्यान में रखना कि क्या एक समान है, तो सीधा कहेंगे यहां पर काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहा है, ये एक समान है। इसका बहुत बड़ा मीनिंग होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अगर हम काइनेटिक एनर्जी की अगर बात करते हैं, इसका फॉर्मूला हमारा क्या होता है, कहेंगे यहां पर हाफ mv² की बात करते हैं। एक बात बताइए मेरे भाई, काइनेटिक एनर्जी को एक समान बोल दिया, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये कांस्टेंट है, और हाफ तो मेरे भाई ऑलरेडी हमारा कांस्टेंट होता है, इसमें कोई छेड़छाड़ है नहीं, तो ये टर्म कांस्टेंट, ये टर्म कांस्टेंट, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि mv² बराबर हमारा क्या होता है, यहां पर कांस्टेंट होगा। क्या मेरे भाई इसको हम ऐसा कह सकते हैं कि m जो होगा ये हमारा क्या हो जाएगा, कहेंगे ऐसा कह दीजिए, चाहे आप ऐसे कह दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इसको क्या कहेंगे, तो यहां पर ऊपर में कांस्टेंट रख दीजिए, और इस कांस्टेंट में किससे डिवाइड करेंगे, तो वेलोसिटी के स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। अब कोई भी कांस्टेंट अगर इक्वल टू में घुस जाता है, अभी जस्ट मैंने बताया था कि कांस्टेंट टर्म अगर इक्वल टू में आएगा तो समानुपाती लेकर के आता है, और ये समानुपाती का सिंबल होगा, और यहां पर 1/v² हो जाएगा। अब यहां पर रिलेशन हमारा क्या बन गया, तो ये वाला रिलेशन हम लोग जानते हैं मेरे भाई, जिसकी गति ज्यादा होगी उसका द्रव्यमान कम होगा, क्योंकि ये ज्यादा होगा तो ये कम होगा। इसका प्रॉपर वे ये होता है सॉल्व करने का। मेरे भाई इस बात को आप ध्यान रखेंगे, किसी भी वस्तु का अगर गति ज्यादा होगा तो हम कहेंगे उसका द्रव्यमान कब होगा, कम होगा। ये किस परिस्थिति में जब होगा, जब दोनों की काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं वो एक समान होगा। जब काइनेटिक एनर्जी मेरे भाई यहां पर कांस्टेंट है, जब ऐसा हमारा ये कांस्टेंट होगा, तभी उस बेसिस पर ये बात हम कहते हैं, और तभी हम ये बात बोल सकते हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो हमारे पास दो द्रव्यमान दे रखा है, एक 5 केजी का, एक 10 केजी का, एक तुम्हारा कम है, एक हमारा ज्यादा है। तब कहता है बताइए कि यदि संभावना हो तो कौन सी गेंद हमारा तेजी से गति करेगी, तो मेरे भाई गति उसी का यहां पर ज्यादा होगा जिसका द्रव्यमान कम होगा। तो द्रव्यमान किसका कम है, तो 5 किलोग्राम की वस्तु क्या है, इसका मतलब मेरे भाई 5 किलोग्राम वाली जो वस्तु होगी वह उसकी गति क्या होगी, तो वह तेज गति से चलेगा। इस बेसिस पर हम लोग आंसर करेंगे। ये एक सही वे और एक सही पैटर्न के साथ सॉल्व करने का एक तरीका होता है। आपको ऐसे ही सॉल्व करना है और इसी तरीके से मेरे भाई सॉल्व करना है। जितने लोग लाइव देख रहे हो, हम सभी लोगों से कहना चाहते हैं कि आप लोग प्रैक्टिस मेरे साथ भी कीजिए। हम तो डेली 40 क्वेश्चन लेकर के अभी आते ही हैं 9 बजे साइंस से क्वेश्चंस, लेकिन आप लोगों को मेरे साथ एप्लीकेशंस पर भी लगातार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और मैं लगातार कह रहा हूं, अगर मेरे साथ आप लगातार बने रहिएगा, अगर आपके टीजीटी साइंस हैं तो आप समझ लीजिए, अगर 80 क्वेश्चन 88 क्वेश्चन अगर वहां साइंस से आएगा तो हम 88 क्वेश्चन में 88 क्वेश्चन का जुगाड़ कर देंगे। लेकिन मेहनत आपको करना पड़ेगा। उसके लिए आप सभी लोगों को पता होगा, एक मेरा बैच जो चलता है वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होगा। ये नियुक्ति बैच हमारा प्रैक्टिस के लिए समझिए कि ये रामबाण होता है। जिसको नहीं पता है उसको नहीं पता, जिसको पता है मेरे भाई वो इस बैच की क्वालिटी को जानता है। इसलिए अगर इस बैच को आप करते हैं तो ये करना ही है, क्योंकि ये इसलिए करना है क्योंकि यहां से हम उसी क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन बेहतर करके देंगे जिसकी आपको जरूरत है, जो एग्जाम में पूछता है। ये मेरे द्वारा पूरा का पूरा क्वेश्चन सेट करके आपको मिलेगा, तो समझ लीजिए इसकी वैल्यू क्या होगी। इसीलिए अगर लगता है मेरे भाई कि इस तरह की क्लासेस को हम करें तो हमारा रिजल्ट हो जाए, मैं आपको लिख के देता हूं मेरे भाई, आप प्रॉपर सिर्फ मेरे साथ मेहनत कीजिए। जो कह रहे हैं वो करने के लिए बस कीजिए, ये कैसे काम होता है और आसानी से काम हो जाएगा। कह रहे हैं कि जी सर जी बीमार हाल में है फिर भी आपका क्लास करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लगातार क्लास कर रहे हैं तो इससे और अच्छी बात क्या हो सकती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि दो वस्तु में एक का द्रव्यमान को 2 गुना करना है। मेरे भाई यहां पर कंडीशन हमारा लिख दिया है कि एक का द्रव्यमान को कितना गुना करना है, तो एक का द्रव्यमान को 2 गुना करना है। यानी कोई एक ही वस्तु का द्रव्यमान को 2 गुना करना है, जबकि हमारे पास कितनी वस्तु है, तो 2 वस्तु की बात हो रही है। क्वेश्चन में 2 वस्तु की बात कर रहा हूं, उसमें से एक द्रव्यमान को 2 गुना करना है, तो दोनों वस्तुओं के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल में क्या परिवर्तन होगा। ये तो मेरे भाई बउआ वाला क्वेश्चन है। F इक्वल टू हम लोग जानते हैं कि G m1 m2 अपन में क्या होता है, कहेंगे यहाँ पर r² होता है, ये तो सभी लोग जानते होंगे। अब मेरे भाई कहता है कि ये बताइए जब हम एक के द्रव्यमान को 2 गुना कर देंगे तो क्या होगा। जाहिर सी बात है बल के मान बदल जाएंगे, तो उसको F' कह देंगे। कैपिटल G हमारा नहीं बदलेगा क्योंकि वो तुम्हारा कांस्टेंट होता है। किसी एक का द्रव्यमान आप बदल दीजिए, मान लेते कि m1 का द्रव्यमान हम बदल देते हैं और इसको
क्या करते हैं, दोगुना कर देते हैं, अब इसको 2m1 कह देंगे, लेकिन एक का ही द्रव्यमान को दोगुना करना था, इसलिए एक ही को छेड़छाड़ करेंगे, और नीचे में जैसे दूरी है वैसे हम छोड़ देंगे। मेरे भाई एक बात बताइए, इस रिलेशन को जब आप तोड़िएगा तो क्या निकल करके आएगा, तो इसको क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, Gm1m2 अपन में r², और साथ ही साथ क्या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, ये दो हमारा यहां पर बाहर हो जाएगा। मेरे भाई Gm1m2 अपन में r² को हम क्या कहते हैं, f कहते हैं, तो क्या यहां पर हम कह सकते हैं जो हमारा f डैश हमारा होगा वो कितना, तो 2f के बराबर हो जाएगा। क्या ऐसा हम कह सकते हैं, तो बाद का जो बल होगा वो पहले के बल का 2 गुना हो जाएगा। तो मेरे भाई गुरुत्वाकर्षण बल कितना गुना हो जाएगा, तो आप सीधा कहेंगे, आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो आपके लिए राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो होगा मेरे भाई वो आपके लिए राइट हो जाएगा। हाँ चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है समझिएगा। अगला कहता है कि घर्षण को बढ़ाने और गेंद को बेहतर पकड़ प्राप्त करने के लिए क्रिकेट गेंदबाज क्या करता है, वह गेंदबाजी कोच को सलाह देने के लिए बाउंड्री पर जाता है, एम्पायर उसे नई गेंद देता है, वह क्रिकेट की गेंद को अपनी जांघों पर रगड़ता है। मेरे भाई एक बात बताइए, घर्षण को क्या करना है, तो बढ़ाना है, साथ ही साथ घर्षण को बढ़ाना है और गेंद को बेहतर पकड़ प्राप्त करना है। एक बात बताइए, आप देखते होंगे जब कभी भी क्रिकेट का मैच होता है और जहां पर ड्यू होता है, ड्यू कहने का मतलब है जो ओस की बूंदें गिरती है, तो बॉल जो होता है वो गीली हो जाती है। जब बॉल गीली हो जाती है तो हाथ से फिसलता है, जब हाथ से फिसलता है इसका मतलब है मेरे भाई कि कहीं ना कहीं उस पर नमी की मात्रा आ जाती है जिससे हाथ से फिसलता है। वैसी परिस्थिति में उसकी अच्छी पकड़ के लोग क्या करता है, खिलाड़ी सब कपड़ा में उसको क्या करते हैं, रुमाल भी रखता है, कपड़ा में उसको साफ करते रहता है ताकि उसमें पकड़ बनी रहे, गेंद को पकड़ भी पाए और गेंद सही से ग्रिप में अगर हाथ में रहेगा तो सही से बॉलिंग भी कर पाएगा बॉलर, इसीलिए ऐसा करते हैं। यानी कहने का मतलब है कि आप ये समझ लीजिए ड्यू आने की वजह से, उस पर पानी की मात्रा आने की वजह से क्या होता है, वो गीला हो जाता है, इसलिए क्या करते हैं, अगर वो गीला हो गया तो मेरे भाई जाहिर सी बात है वो फिसलेगा तो जाहिर सी बात है वहां पर क्या हो जाएगा, क्योंकि हमारा घर्षण कम हो जाएगा और आसानी से निकल जाएगा। लेकिन हमको क्या करना, घर्षण को बढ़ाना है, तो जो गीला गेंद है उसको क्या करेंगे, कपड़ा में रगड़ेंगे, उसका जो पानी का ऊपर का मॉइस्चर होगा उसको खत्म कर देंगे, और वैसी स्थिति में फिर से उसमें क्या घर्षण आ जाएगा और अच्छी तरीके से पकड़ लेंगे। यानी मेरे भाई आप सीधा सीधा कह सकते हैं वह क्रिकेट की गेंद को क्या करता है, अपनी जांघों पर रगड़ता है, उसका रीजन यही है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ अगर आपको लगता है कि आपको थ्योरी की क्लासेस चाहिए तो एक इंजेक्शन बैच हमारा आया है, ये बीपीएससी शिक्षक भर्ती 4.0, जिसमें टीजीटी साइंस 9-10 के लिए ये क्लासेस आपको प्रोवाइड की जा रही है। प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पर ये क्लासेस मेरी अवेलेबल है। अगर किसी को लगता है कि मेरी थ्योरी बहुत वीक है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, आप एकदम आप आसान सा भाषा में आप समझ लीजिए कि ये क्लासेस आपको करना है, क्योंकि ये थ्योरी की क्लासेस है। थ्योरी की क्लासेस अगर कर लोगे तो जहां जहां, क्योंकि मेरा टारगेट है कि जो जो एरिया से ज्यादा क्वेश्चन पूछता है ना उसकी थ्योरी को हम बेहतरीन करा दें, और उसकी थ्योरी पर हम पहले टारगेट करते हैं। थ्योरी क्लियर रहेगा और हम प्रैक्टिस करा देंगे तो समझिए बेरा पार है। बस यही काम भी आपको करना, इजी वे में आपका सिलेक्शन हो सकता है। लेकिन अगर आप सोचिएगा होगा कि नहीं होगा, पहले ही आप इस तरह से अगर सोच लीजिएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। आपको पूरा का पूरा मेहनत करना, और देखिएगा अगर सही तरीके से अगर आप काम करते तो आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा। ये मेरे भाई ये न्यू बैचेज हमारे हैं, जो भी आप देख रहे हैं ये सभी के सभी न्यू बैचेज है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है मेरे भाई कि रेटिना पर जो चित्र बनता है वो हमारा कैसा होता है। एक बात बताइए मेरे भाई, इसमें क्या दिक्कत है। आप कहेंगे सर हम लोग क्या करते हैं, तो एक हम लोग यहाँ पर आंख का फोटो बनाते हैं। हमारा आंख जो होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। हमारे आंख के डायग्राम की अगर हम बात करते हैं तो हमारे आंख का जो डायग्राम्स होता है वो हमारा कुछ इस तरीके से होता है। ये मान लेते हैं कि हमारे आंख का भाग है इस तरीके से। अब यहां पर आप देखिए मेरे भाई कि यहीं पर क्या लगा रहता है, कहेंगे लेंस लगा रहता है। यहीं पर हमारे आंख में लेंस होता है और ये सिलेरी मसल से जुड़ा होता है। यही सिलेरी मसल्स क्या करता है, हमारे लेंस को एडजस्ट करता है। अब मेरे भाई इस बात को समझना है कि इधर हमारा क्या होगा, तो यहां पर एक पतली सी परत तो जिसको रेटिना कहते हैं। अब यहां पर क्या होगा, तो एक हम लोग क्या करते हैं इसके बीचों बीच एक प्रधान अक्ष के रूप में हम लोग खींचते हैं। अब होता क्या है कि कोई भी प्रकाश की किरण, मान लेते कोई भी प्रकाश की किरण अगर लेंस पर आकर के टकराती है, कोई भी प्रकाश की किरण अगर लेंस पर आकर टकराती है, तो टकराने के बाद मेरे भाई कुछ पर मीट करते, तो टकराने के बाद जाकर के रेटिना पर, इस तरह से टकराने के बाद ये रेटिना पर मीट करती है। अगर टकराने के बाद मेरे भाई यहां पर रेटिना पर अगर मीट करती है, अगर यहां पर इमेज हमारा बनता है, तो आप ये देख रहे हैं कि टकराने के बाद दोनों जाकर के मीट कर रहा है। आप ये देख रहे हैं कि ऐसा हो रहा है, मीट कर रहा है। इसका मतलब है मेरे भाई ये वास्तविक प्रतिबिंब बनता है।
इसका मतलब है कि यहां पर कैसा प्रतिबिंब बनेगा, तो कहेंगे वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। और वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होगा, तो कहेंगे उल्टा होगा। वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होगा, तो मेरे भाई उल्टा होगा। अब यहां पर बात आती है मेरे भाई, ये अगर प्रकाश की किरण कहां से आ रही है, तो ये प्रकाश की किरण मेरे भाई समानांतर आ रही है। और प्रकाश की किरण जब समानांतर आती है तो कहां से आती है, तो अनंत पर आती है। तो अनंत से आने वाली जो प्रकाश की किरणें कैसी होती है, तो कहेंगे समानांतर। कहीं ना कहीं इनफाइनाइट डिस्टेंस से ये ट्रेवल करते हुए आ रही है हमारी आंखों के पास से, और आंखों में अपवर्तित होती है। तो मेरे भाई अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें कहां मिलती है, कहेंगे हमारे फोकस पर मिलती है। और जब फोकस पर दोनों जाकर के मिलेगा, बिंदु के समान इमेज बनेगा। तो मेरे भाई यहां इमेज बनेगा वो बिंदु के समान बनेगा, यानी कि बहुत छोटा इमेज बनेगा। आप सीधा कहेंगे यहां जो इमेज बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा, वो काफी छोटा बनेगा, यानी कि छोटा प्रतिबिंब का निर्माण करेगा। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो छोटा प्रतिबिंब बनेगा, यानी आप सीधा कह सकते हैं मेरे भाई कि बिंदु के समान इमेज बनता है। इस बात को ध्यान रखेंगे, ये बिंदु के समान इमेज बनता है। ये बात आपको किसी भी सूरत में ध्यान रखना है। अब बताइए मेरे भाई क्या होगा, तो हम लोग सीधा कहेंगे वस्तु से बराबर होगा। बराबर तो एकदम बिल्कुल भी नहीं होगा। वस्तु से छोटा सीधा होगा, सीधा तो बिल्कुल नहीं होगा मेरे भाई, उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। क्योंकि वास्तव में दिख रहा है कैसा इमेज बन रहा है, वास्तव में दिख रहा है दोनों मिलता होगा, इसका मतलब उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। वास्तविक होगा तो उल्टा होगा। तो ये भी हमारा नहीं हुआ, चूंकि छट गया यहां से। आगे कहता है वस्तु से छोटा तो बनेगा, बिल्कुल छोटा बनेगा, और उल्टा भी होगा, बिल्कुल उल्टा भी होगा। यानी ये स्टेटमेंट हमारे लिए कहीं ना कहीं यहां पर सही है। अगर कहीं भी आपको कंफ्यूजन है तो मेरे भाई इस कंफ्यूजन को दूर करके जो कंसेप्ट हम बताएं, इस कंसेप्ट पर काम कीजिए। एक एक क्वेश्चन की क्लैरिटी आपके सामने होगी। ठीक है, आगे चलते हैं मेरे भाई। सुरेंद्र जी कह रहे हैं कि 29 मार्क्स हमारे यहाँ हैं। अगर आपके 29 मार्क्स, अगर आपके 30 मार्क्स, 31, 35 ऐसे मार्क्स अगर आपके हर एक सेट में आएंगे, तो समझिएगा कि टीजीटी का अगर तैयारी कर रहे हैं तो समझिएगा कि वहां पर आपके मैक्सिमम स्कोर होंगे साइंस में। साइंस की हम गारंटी लेते हैं, साइंस मैक्सिमम स्कोर हम आपको करा देंगे। मैक्सिमम का मतलब मैक्सिमम होता है 99% केस में लगेगा हर एक क्वेश्चन हमारा देखा हुआ है। एक आध क्वेश्चन छोड़ दीजिए, उसके बारे में हम बात नहीं करते। मैक्सिमम क्वेश्चन की बात अगर करते हैं हम, आपको एग्जाम में मेरे भाई दिखा देंगे क्वेश्चन हमारा वैसा ही आता है। अब आपको ध्यान रखना है, यहां पर कहता है कि दो समानांतर धारावाही तार की बात करता है। यानी मेरे भाई धारावाही तार है, लेकिन कह रहा है कि दो समानांतर तार हैं। अब दो समानांतर का तार को अगर दिखाना होगा तो एगो तार ये हुआ, एगो तार ये हुआ, तभी नहीं ये समानांतर होगा, बीच हमारा गैप बराबर होगा। अब कहता है कि इन दोनों समानांतर तार में क्या हो रहा है, तो एक ही दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। यानी कि दोनों के दोनों तार में जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है वो कैसे हो रही है मेरे भाई, एक ही दिशा में। इसमें भी जा रही है तो ऐसे जा रही है। अब जब मेरे भाई इस बात को ध्यान रखना, हमारा मैक्सवेल रूल कहता है कि जब किसी वायर में करंट हमारा जाता है तो करंट के डायरेक्शंस में, करंट ऊपर की ओर जा रहा है, करंट के डायरेक्शंस में आप अंगूठा को रखिए। आप राइट हैंड यूज किए, मैक्सवेल कहता है, मैक्सवेल का राइट हैंड का नियम होता है, दाहिने हाथ का नियम होता है। तो आप अंगूठा को किधर रखिए, तो इधर करंट के डायरेक्शन में। अंगूठा को जब करंट के डायरेक्शन में रखिए तो आप ऐसे करके मेरे भाई ऐसे रखिए और ऐसे घुमा दीजिए चारों उंगली को, यानी ये चुंबक की क्षेत्र उसका बन जाता है। तो मेरे भाई इसके लिए चुंबक की क्षेत्र हमारा ऐसा होगा, यहां पर देखिए तो इधर होगा, और इधर जब आते समय देखिएगा तो ये हमारा बाहर की तरफ होगा। इसमें अगर देखिएगा तो मेरे भाई क्या होगा, कहेंगे ये अंदर की तरफ दिखता हुआ दिखेगा, और जब इधर देखिएगा तो हमारा ये बाहर आता हुआ यहां पर नजर आता है। एक बात बताओ मेरे भाई, यहां पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अलग है कि नहीं, तो यहां पर आप देख रहे होंगे कि इस जगह पर अगर देखते हैं तो यहां पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसी है, तो कहेंगे यहां पर विपरीत है। यहां पर आप सीधा कहेंगे जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है वो कैसी है, तो कहेंगे यहां पर चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसी है, तो कहेंगे इसकी दिशा जो है यहां पर मेरे भाई विपरीत है। अगर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा विपरीत हो गई तो जाहिर सी बात है मेरे भाई, यहां पर विपरीत अगर हो गए तो जाहिर सी बात है चुंबकीय बल भी विपरीत होंगे। ऐसी परिस्थिति में हम कहेंगे यहां पर कि चुंबकीय बल भी हमारे कैसे होंगे, तो कहेंगे यहां पर ये हमारा चुंबकीय बल की अगर बात करते, चुंबकीय बल हमारा क्या होगा, यहां पर विपरीत डायरेक्शन में लगेगा। अब मेरे भाई जब चुंबकीय बल विपरीत डायरेक्शन में होगा तो जाहिर सी बात है ये दूसरे को क्या करेगा, तो कहेंगे यहां पर अट्रैक्ट करने का काम करेगा, यानी कि आकर्षित कर लेगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। अपोजिट फोर्सेस अट्रैक्ट टू ईच अदर, आप जानते होंगे मेरे भाई, तो अपोजिट डायरेक्शन में जो भी फोर्सेस लगेंगे वो अट्रैक्ट करेगा। तो हम कहेंगे मेरे भाई उन दोनों के बीच में हमारा क्या होगा, तो कहेंगे उन दोनों के बीच में हमारा यहां पर क्या होगा, तो कह रहा है कि उनके बीच में विभवांतर आएगा, उनके बीच में हमारा क्या होगा, म्यूचुअल इंडक्शन होगा, उनके बीच में हमारा चुंबकीय बल आ जाएगा मेरे भाई, और चुंबकीय बल अट्रैक्टिव होगा। यानी मेरे भाई आप सीधा कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और ये आकर्षित बोल भी दिया है, ये आकर्षित बोल हम प्रूव भी कर दिए और आकर्षित बोल भी दिया, अब क्या दिक्कत है। लेकिन किसके कारण आकर्षण हुआ, चुंबकीय बल के कारण हुआ। वो चुंबकीय बल कैसा है, कहेंगे विपरीत दिशा में है। तो डायरेक्ट आप इस क्वेश्चन के आंसर कर सकते हैं। सर बैच लेना है ऑफलाइन, ऑफलाइन की जो क्लासेस हमारी चल रही है ना, वो प्लेटफॉर्म में आप आकर के, हमारा जो सेंटर है भिकना पहाड़ी में, यहाँ पर आपको क्लासेस मिलेगा 6 to 8 9 10 अगर जो भी आपका है। ऑफलाइन की क्लासेस हमारी अभी स्टार्ट हुई है, तो आपको आकर के पटना में ये क्लासेस लेना पड़ेगा। बाद बाकी ऑनलाइन की क्लासेस भी आपके लिए अवेलेबल है, देख लीजिए, आपको जो करना होगा आप कर सकते हैं। हर एक क्लासेस हम आपको प्रोवाइड किए हैं, बाद बाकी वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि क्लासेस को आप कैसे करते हो।
आगे चलते हैं। अगला कहता है जब किसी पिंड को विषुवत रेखा से उत्तर और दक्षिण ध्रुव पर ले जाते हैं तो क्या होता है। मेरे भाई एक बात बताइए, हमारा पृथ्वी है और पृथ्वी का ये हमारा इक्वेटर कहलाता है और इसको हम कहते हैं कि ये हमारा क्या, तो कि यहाँ पर पृथ्वी की त्रिज्या होती है, ये हमारा पृथ्वी का सत्ता होता है, इसी को हम ध्रुव कहते हैं। एक बात बताइए मेरे भाई, जब इसकी को हम ध्रुव यहाँ पर कहते हैं, इस ध्रुव पर जी का मान हमारा क्या होता है, जी का मान हमारा मैक्स होता है, इसको हम इक्वेटर कहते हैं, ये हमारा क्या कहेंगे यहाँ पर इक्वेटर होता है और इक्वेटर को हम क्या कहते हैं, तो भूमध्य रेखा कहते हैं। और इस बात को ध्यान रखना कि भूमध्य रेखा पर जो जी का मान होता है वो हमारा कैसा होगा, यहाँ पर मिनिमम होगा। एक बात बताइए मेरे भाई, ये बात आप कई बार यहां पर देख रहे हैं कि अगर विषुवत रेखा से अगर आप कहां पे ध्रुव पर अगर जाओगे तो मेरे भाई यहां पर जी का मान मिनिमम है, यहां पर जी का मान मैक्सिमम है, यानी कि अगर आप इधर से इधर की ओर जाओगे तो जाहिर सी बात है कि मिनिमम से मैक्सिमम होगा तो जी का मान कहीं ना कहीं बढ़ेगा। तो आप एक बात बताइए मेरे भाई, अगर जी का मान बढ़ेगा तो भार नहीं बढ़ेगा, क्योंकि भार बराबर तो एम जी होता है, तो जी का मान बढ़ेगा तो भार बढ़ेगा, क्योंकि द्रव्यमान तो बढ़ने वाला है नहीं। तो आप कहोगे मेरे भाई कि अगर इधर से हम उधर जाएं कि नीचे आए, दोनों केस में हमारा जी का मान बढ़ेगा, क्योंकि इसको हम नॉर्थ पोल कहते हैं। ये वाला जो पोल हमारा होता है, यहां जो हमारा ये पोल दे रखा है, इसको हम लोग नॉर्थ पोल कहते हैं, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। और ये वाला जो पोल इसके जस्ट नीचे हमारा होता है, इसको हम क्या कहते हैं, तो ये हमारा कहीं ना कहीं यहां पर साउथ पोल होता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो दोनों तो पोल ही है, यहां भी जी का मान मैक्सिमम, यहां भी जी का मान मैक्सिमम, ऊपर जाएंगे तो बढ़ेगा, नीचे जाएंगे तो बढ़ेगा, यानी दोनों कंडीशंस में मेरे अगर नीचे भी आओगे, क्योंकि ये भी पोल है, तो यहां भी जी का मान मैक्सिमम होगा, यहां मिनिमम होगा, इसका मतलब इधर भी हमारा जी का मान बढ़ेगा। तो दोनों केस में जी का मान बढ़ेगा। इसका मतलब है कि अगर मान लेते किसी पिंड की हम बात करते, किसी पिंड को विषुवत रेखा से अगर हम उत्तर या दक्षिण ध्रुव दोनों पर ले जाते हैं, अगर आप मेरे भाई उत्तर ध्रुव पे लेकर जाओ या दक्षिण ध्रुव के ले जाओ, दोनों केस में जी का मान बढ़ेगा। जब जी का मान बढ़ेगा तो उसका भार क्या होगा, दोनों केस में बढ़ जाएगा, यानी दक्षिण ध्रुव पर बढ़ता है, उत्तरी ध्रुव पर घटता नहीं, दोनों पर बढ़ जाता है, यानी मेरे भाई क्या होगा, दोनों पे बढ़ जाता है। यानी इस क्वेश्चन के अगर आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा किसी भी सूरत में राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो होगा मेरे भाई यहां पर राइट हो जाएगा। इसके पीछे का यही कंसेप्ट होता है, बस इसको ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि न्यूक्लियस के बाहर डीएनए मिलता है। बराबर, न्यूक्लियस के बाहर अगर डीएनए मिलता है तो वो माइटोकॉन्ड्रिया में और साथ ही साथ किस में मिलेगा, तो आपको ध्यान रखना है कि माइटोकॉन्ड्रिया में तो होगा ही होगा, प्लास्टिड में भी होता है, जो प्लांट का होता है जिसको हम प्लास्टिड कहते हैं, लवक कहते हैं। इन दोनों का खुद का अपना डीएनए होता है, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया में आपको न्यूक्लियस से बाहर क्या मिलता है, तो यहाँ पर डीएनए मिलता है, इसीलिए इसमें से माइटोकॉन्ड्रिया अगर दे रखा है तो वही आंसर करेंगे। अगर इसमें मेरे भाई अगर इसमें ये भी दिया रहता माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड दोनों, तो दोनों राइट आंसर, क्योंकि उसका खुद का डीएनए होता है। और हम कहते हैं यहां पर हम सीधा कहेंगे मेरे भाई कि हमारा न्यूक्लियस से बाहर होता। कटी जली या कच्ची सतह पर सूक्ष्मजीवी जो पनपते हैं वो हमारा कौन सा। एक बात बताइए मेरे भाई, हमारा हाथ जलता नहीं है क्या, हमारा हाथ कहीं कटता नहीं है क्या। अगर मेरे भाई इस तरीके से अगर बोलेगा कि अगर फोड़ा फुंसी कुछ भी अगर होता है या कट जल जाता है, तो बता वहां पर कौन सा बैक्टीरिया उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो याद रखना मेरा, उसका नाम होता है हमारा कौन सा, स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया, स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया कहते हैं। तो याद रखना मेरे भाई, स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया क्या होता है, कहेंगे हमारे हाथ पर कहीं कट वट जाता है, घाव हो जाता है, तो समझना स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया होता है, यही सूक्ष्मजीवी बैक्टीरिया पनपता है। अगर मेरे भाई हवा से परागन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, वायु परागन कहेंगे, यानी एयर पोलिनेशन तो नहीं कहते हैं, इसको एनिमोफिली के नाम से आप जानते हैं, या पोलिनेशन हम कह सकते हैं, वायु परागन कह दीजिए, हवा के माध्यम से ही हमारा परागन हो जाता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि प्रत्यास्थ यानी कि इलास्टिक, इलास्टिक का मतलब होता है मेरे भाई खींचेंगे तो न मर जाएगा, उसको इलास्टिक कहते हैं। टिश्यू जो हड्डी को एक साथ जोड़े रहता है, मेरे भाई यहां पर ध्यान रखना है, इंग्लिश में जो टर्म लिखा हुआ है इस इंग्लिश को आप गौर से देखिए, कहता है कि द इलास्टिक टिश्यू दैट होल्ड्स बोन्स टुगेदर, यानी कहने का मतलब है मेरे भाई यहां पर कह रहा है कि द इलास्टिक टिश्यू दैट होल्ड्स बोन्स टुगेदर, यानी कि हड्डी को जोड़ के रखा है। इसका बोन्स टुगेदर का मतलब होता है मेरे भाई हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाला। हड्डी को किससे, तो कहेंगे हड्डी को, यहां पर सीधा कह सकते हैं हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाले की हम बात कर रहे हैं। और अगर हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाले की अगर हम बात करते हैं तो ऐसी परिस्थिति मेरे भाई इसी को लिगामेंट कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते थे, इसी को हम लिगामेंट कहते हैं। और लिगामेंट को हिंदी में क्या बोलेंगे, तो इसी को हम लोग स्नायु के नाम से हम लोग जानते हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है। और हड्डी और मांसपेशी का जो जोड़ होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेंडम कहते हैं, लेकिन हड्डी से हड्डी के जोड़ को हम लोग लिगामेंट कहते हैं। क्योंकि मेरे भाई यहां पर बोला है कि बोन्स टुगेदर, यानी हड्डी से हड्डी, बोन का मतलब हड्डी, एक हड्डी दूसरा भी हड्डी, चूंकि बोन्स टुगेदर कह रहा है हड्डी से हड्डी की बात करता है मेरे भाई, तो ऐसी परिस्थिति में हम कहेंगे यहां पर हमारा लिगामेंट होता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, हार्मोन विषय निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है, बताइए मेरे भाई। हार्मोन के बारे में बोला गया कौन सा स्टेटमेंट सही। एक बात तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा किसी भी सूरत में कि हमारे पास क्या होता है, कहेंगे एक हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड होता है, आपको ध्यान रखना है
एक हमारा क्या होता कहेंगे यहाँ पर एंडोक्राइन ग्लैंड होता है। अगर हम यहाँ पर एंडोक्राइन ग्लैंड की बात करते हैं तो मेरे भाई इसी को हिंदी में क्या कहते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथि के नाम से हम लोग जानते हैं। ये कैसी ग्रंथि होगी, तो इसी को हम लोग यहाँ पर अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं, जो एंडोक्राइन ग्लैंड हमारा होता है। याद रखना कि जो भी एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं ये सभी के सभी हार्मोन का सिक्रेशन करता है। ये किसका सिक्रेशन करेगा, तो एक लाइन में ध्यान रखना है, ये हार्मोन का सिक्रेशन करता है, आप सीधा सीधा कह सकते हो। दूसरा बात है मेरे भाई, अगर इसी की बात करते, अगर मान लेते हैं यहां पर एक्सोक्राइन ग्लैंड की अगर हम बात करते हैं, ये जो हमारा एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है जिसको हम लोग क्या कहेंगे यहां पर बाह्यस्रावी ग्रंथि के नाम से जानते हैं। अगर ये बाह्यस्रावी अगर ग्रंथि होगा, इसको हिंदी में हम लोग यही कहेंगे, तो मेरे भाई सीधी सी बात है, ये किसका कहेंगे यहां पर करेगा, तो कहेंगे ये एंजाइम्स का सिक्रेशन करता है। ये दोनों बात आपको ध्यान रखना है, ये हमेशा काम आएगा, इसलिए दोनों को ध्यान रखना। ये एंजाइम का सिक्रेशन करेगा। हमारे शरीर में जितनी भी ग्रंथियां होती है मेरे भाई, वो कोई ना कोई हार्मोन का सिक्रेशन करेगी, तो कोई ना कोई एंजाइम का सिक्रेशन करेगी। अगर एंजाइम के सिक्रेशन की बात आएगी तो सीधा कहेंगे एक्सोक्राइन। एंजाइम बोलेगा तो एक्सोक्राइन, नाम देखो मिलता जुलता है, एंजाइम, इंजाइम मतलब एक्सोक्राइन, इंजाइम मतलब एक्सोक्राइन, इंजाइम मतलब एक्सोक्राइन, गलती होना चाहिए, एक याद रखिए दूसरा ऑटोमेटिक हो जाएगा। इसका मतलब है मेरे भाई एक्सो का मतलब बाहर होता है, इंडो का मतलब अंदर होता है, तो इसको अंदर बाह्यस्रावी बोल देते हैं, इसको अंतःस्रावी बोल देते हैं, उसमें भी आपको दिक्कत नहीं होगा। अब बताइए इसमें स्टेटमेंट में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। सबसे बोल रहा है कि मेरे भाई हार्मोन क्या करेगा, तो हार्मोन की बात कर रहा है, तो हार्मोन की बात करेगा तो हम इंडो के पास जाएंगे, यही तो हार्मोन का सिक्रेशन करता है, तो वे अंतःस्रावी ग्रंथि द्वारा उत्पादित होता है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, इसमें कहीं से कोई दिक्कत ही नहीं है। दूसरा कहता है कि वे मानव शरीर के अंदर उपाचयी अभिक्रिया में उत्प्रेरण का काम करता है। मेरे भाई ये कैटलिस्ट का काम करता है, ये बोला गया कैटलिस्ट के लिए हमारा ये कह रहा है कि वे मानव शरीर के अंदर उपचायी अभिक्रिया के उत्प्रेरण के लिए आवश्यक होता है। ये स्टेटमेंट आपको दे रखा है, यानी यहां पर हार्मोन्स की बात करते हैं तो मेरे भाई हार्मोन क्या करेगा, तो हम कहेंगे दे आर एसेंशियल फॉर द कैटालिसिस ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस इनसाइड इन ह्यूमन बॉडी। तो यहां पर मेरे भाई हार्मोन्स की हम बात करते हैं, हार्मोन्स हमारे क्या करता है बॉडी के अंदर रिएक्शंस को कंट्रोल करता है, एंजाइम्स तो करता है, एंजाइम्स तो करता है। इस क्वेश्चन के एक बार आंसर देख लेते हैं क्या दे रखा है, एक बार मेरे भाई मिला लेते हैं इस क्वेश्चन के जो आंसर्स हैं वो आपको क्या दे रखे हैं। मुझे लग रहा है कि इस क्वेश्चन के जो आंसर्स है मेरे भाई, यहां पर एक और दो दोनों राइट दिया है। एक बार आप लोग फिर भी रीचेक करना, हम यहां पर इसको छोड़ देते हैं, लेकिन एक बार आप इसको रीचेक कर लीजिएगा, इसको रीचेक कर लेना मेरे भाई कि हो सकता है कि एंजाइम जो होता है ये हमारा कैटलिस्ट का काम करता है हमारी बॉडी के अंदर। यहां पर मेरे भाई किसकी बात कर रहा है, तो यहां हार्मोन की बात कर रहा है, उसके बेसिस पर ये सही है कि नहीं सही है। वैसे इस क्वेश्चन के जो आंसर आपको दे रखा है ऑप्शन नंबर सी दे रखा है। एक बार मेरे भाई रीचेक करना, एक बार वेरीफाई करना इस क्वेश्चन के आंसर क्या होंगे। एक बार मेरे भाई वेरीफाई करना इस क्वेश्चन के आंसर क्या होंगे, कि यहां पर जो दे रखा है उसके हिसाब से ध्यान रखेंगे इसके आंसर दोनों, लेकिन आप लोग रीचेक एक बार कर लेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि एक कोशिका से दूसरे कोशिका में पानी की अणु की गति जो होती है वो किस पर निर्भर करती है, तो मेरे भाई हम लोग सीधा कहेंगे वो किस पर निर्भर करेगा, परासरणी सांद्रण पर करता है। सांद्रण कहने का मतलब होता है मेरे भाई कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में किसी भी द्रव पदार्थ का क्या होता है, फ्लो होता है। तो हम लोग कहेंगे कंसंट्रेशन पर निर्भर करता है। तो मेरे भाई यहां पर ध्यान रखिए, गलत इंग्लिश लिखा हुआ है, इंग्लिश गलत लिखा हुआ, ऑस्मोटिक हमारा कंसंट्रेशन होगा, परासरणी सांद्रण पर निर्भर करता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। सांद्रण के ऊपर हमारा निर्भर करता है एक कोशिका से दूसरे कोशिका में पानी का फ्लो होना। सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल की बात कही गई है मेरे भाई, सीव ट्यूब दे रखा है और सह कोशिका जिसको हम लोग यहां पर कहते हैं कंपेनियन सेल कहते हैं। तो आपको एक बात ध्यान रखना है मेरे भाई, जैसे कि हम फ्लोएम की बात करते हैं, ये तो आप सबको पता होगा। तो जो फ्लोएम होता है हमारा 4 प्रकार के टिश्यू से बना होता है, इसी में हमारा आता है कौन सा, कहेंगे हमारा यहां पर सीव ट्यूब की हम बात करते हैं। इसी में हमारा क्या कहेंगे यहां पर हम कंपेनियन सेल की बात करते हैं, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ये जो सेल है मेरे भाई ये हमारा कंपेनियन सेल होगा। तीसरा की अगर बात करते हैं तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो ये हमारा यहां पर फ्लोएम फाइबर के नाम से हम लोग जानते हैं। और चौथे की अगर हम बात करते हैं मेरे भाई, तो याद रखना ये हमारा क्या होगा, कहेंगे यहां पर फ्लोएम पैरेन्काइमा हमारा होता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि जब हम फ्लोएम की बात करते हैं तो यही 4 प्रकार का टिश्यू हमारे लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो आपसे मेरे भाई यहां पर हिंदी में जो बोला गया है वो इन्हीं दोनों के बारे में बोला गया है। एक हमारा कौन सा बात कहेंगे, एक हमारा सीव ट्यूब की बात कर रहा है, एक हमारा क्या तो कह रहा है यहां पर कंपेनियन सेल की बात कर रहा है। सहचर कोशिका इसको हम लोग कहते हैं, इसको सीव ट्यूब के नाम से हम लोग जानते हैं। तो ये दोनों के दोनों में ये फ्लोएम हमारा करता क्या, पौधे में मेरे भाई भोजन का परिवहन करता है। तो पत्ता में पानी तो नहीं होगा, पानी को परिवहन करने के लिए कौन करेगा, तो जाइलम करेगा, नहीं होगा, मानव शरीर में तो होवे नहीं करेगा। तो मेरे भाई पौधे में भोजन का परिवहन करता, तो ये सभी के सभी वही काम हमारा करता है, क्योंकि ये सभी के सभी फ्लोएम का ही हमारा पार्ट्स होता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे।
आगे चलते हैं, आगे मेरे भाई न्यू बैच हमारा ये है। न्यू बैच थ्योरी के लिए प्रॉपर ये बैच हमारा है, और थ्योरी के लिए उनके लिए बैच है जिसका 6 to 8 9 10th दोनों होगा, उनके लिए इंजेक्शन बैच है। और ये बीपीएससी शिक्षक भर्ती 4.0 के लिए ये न्यू और फ्रेश बैचेज हैं, जिनको भी लगता है कि मुझे क्लासेस करनी है, थ्योरी हमारा मजबूत हो जाए, चूंकि अभी तक नोटिफिकेशन आया नहीं है, अभी भी 3-4 महीने का समय है। 5-6 चैप्टर फिजिक्स का, 5-6 चैप्टर बायोलॉजी का, 5-6 चैप्टर जो हमारा होगा वो केमिस्ट्री का, अगर वो मजबूत हो जाता है तो आपकी थ्योरी मस्त हो जाएगी। और थ्योरी अगर मजबूत हो गए और क्वेश्चंस लगा लीजिएगा, एग्जाम में कंफ्यूजन बहुत कम होगा और आप सटीक करके आप आंसर आओगे। इसलिए हर एक चीज की जरूरत होती है। इसलिए मेरे भाई अगर किसी को लगता है कि मेरे वीक है बहुत ज्यादा, हमारे मार्क्स बहुत नहीं बढ़ रहे हैं, तो वैसी परिस्थिति में आपको यह काम करना चाहिए। आगे चलते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन कहता है कि मेरे भाई रक्तचाप रक्तदाब की हम बात करते हैं। अच्छा, ब्लड प्रेशर के बारे में बोला गया कि कौन सा स्टेटमेंट हमारा गलत है। एक बात बताइए मेरे भाई, हम सभी लोग जानते हैं कि जब कभी भी हम ब्लड प्रेशर की बात करते हैं, हम किसकी बात करते हैं, तो हम यहां पर ब्लड प्रेशर की बात करते हैं। तो एक बात आप जान लीजिए कि ब्लड प्रेशर जो हमारा होता है, इसी में हमारा दो तरह का ब्लड प्रेशर होता है, दो तरह का मेजरमेंट होता है। एक को हम लोग बोलते हैं यहां पर सिस्टोलिक, और दूसरे को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसी को हम लोग यहां पर डायस्टोलिक के नाम से जानते हैं, याद रखेंगे। एक सिस्टोलिक, दूसरा डायस्टोलिक। सिस्टोलिक जो होता है मेरे भाई, ये ज्यादा प्रेशर को दिखाता है, और इसके प्रेशर की वैल्यू कितनी होती है, कहेंगे 120 mm ऑफ हमारा क्या होता है, यहां पर एचजी की हम बात करते हैं। यहां डायस्टोलिक में जो हमारा प्रेशर का दाब होता है, वो प्रेशर कितना होता है, कहेंगे हमारा 80 mm ऑफ हमारा क्या होता है, यहां पर एचजी होता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो यहां पर आप देख लीजिए 120 होगा, यहां देख लीजिए आपको 80 होगा। मेरे भाई एक बात ध्यान रखना, सिस्टोलिक में प्रेशर ज्यादा होता है, डायस्टोलिक में प्रेशर कम होता है। इसलिए आप ब्लड का प्रेशर देखते होंगे, कितना कह दिया जाता है, 120/80 बोल दिया जाता है डॉक्टर के द्वारा। अगर इस रेंज में है, 80 से ज्यादा और 120 से अगर कम है, तो समझिए वो रेंज में है। लेकिन एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई, कि अगर हम ब्लड प्रेशर की अगर बात करते हैं, जो सिस्टोलिक हमारा होता है, ये हाई ब्लड प्रेशर को बताता है, और ये हमारा लो ब्लड प्रेशर बताता है। तो ये बात तो हमारा क्लियर होगा। दूसरी बात आपको समझना है कि ब्लड प्रेशर जो होता है सबसे अधिक हमारा किस में होता है, तो हम सभी लोग जानते हैं मेरे भाई, ब्लड प्रेशर हमारा सबसे अधिक अगर होता है तो हमारे आर्टरी में होता है, धमनी में होता है। तो याद रखना मेरे भाई, ब्लड प्रेशर सबसे अधिक हमारा किस में प्राप्ति होती है, तो सबसे अधिक अगर ब्लड प्रेशर अगर देखिएगा तो कहां होगा, तो कहेंगे हमारे धमनी में होता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ये किस में होगा, तो धमनी में होता है, आर्टरी में होता है। जो वेन्स होते हैं मेरे भाई, वो पतली पतली होती है, जबकि धमनी कैसा होता है, कहेंगे धमनी की जो पाइप होती है वो मोटी होती है, लेकिन जो वेन्स होता है वो पतली पतली वेन्स होती है। उसके अंदर हम कहते हैं कि ब्लड प्रेशर बहुत कम होता है। क्यों कम होता है, उसका रीजन है मेरे भाई। जैसे हमारा हार्ट पंप करता है ना, तो जब हार्ट पंप करता है, जो हमारा बायां नीले होता है, तो बायां नीले जब हमारा पंप करता है, तो बायां नीले हमारा क्या करता है, शुद्ध रक्त को हमारे शरीर में भेजता है। जब शुद्ध रक्त को हमारे शरीर में भेजेगा, तो वह धमनी के माध्यम से ही भेजता है, और पूरे शरीर में शुद्ध रक्त का प्रवाह हमारे धमनी से ही होता है, क्योंकि ब्लड का प्रेशर उसी में ज्यादा होता है। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना कि ब्लड प्रेशर अगर सबसे अधिक अगर होगा कहां पे, तो धमनी में होता है, और चूंकि धमनी मोटी भी होता है। लेकिन अगर वेन में अगर ब्लड प्रेशर ज्यादा हो गया तो वेन फट जाएगा। इसलिए मेरे भाई ध्यान रखना है, यहां पर बोला गया है कौन सा गलत है, सीरा में कह रहा है कि सीरा में यानी कि वेन में कह रहा है कि दाब है, धमनी की तुलना में कह रहा है कि बहुत अधिक होता है। मेरे भाई ये तो बिल्कुल ही रॉन्ग है, धमनी में ज्यादा होता है, सिरा में कम होता है। पहला स्टेटमेंट गलत है, तो यह आंसर हमारे क्या हो जाएंगे, यहां पर करेक्ट हो जाएंगे। अगला कहता है कि नीलाई संकुचन के दौरान, यानी कि मेरे भाई यहां पर वेंट्रिकल, आप जानते हैं कि हमारा यह हार्ट चैम्बर होता है। अगर मोटा मोटी आप हार्ट चैम्बर को भी देखिएगा तो हमारे 4 हार्ट चैम्बर होते हैं, और चारों हार्ट चैम्बर को अगर गौर से देखिएगा तो कुछ इसी तरीके का हार्ट चैम्बर हमारा होता है। ऐसे करके हमारा हार्ट चैम्बर होता है। इधर की जो भित्तियां होती है वो मेरे भाई मोटी होती है, इधर के जो भित्तियां होती है मोटी होती है, इधर की भित्तियां पतली होती है। तो मेरे भाई ब्लड का जो फ्लो होता है वो कैसे होता है, तो हम लोग जानते हैं कि इधर से ब्लड हमारा आता है, लेकिन क्या लेकर के आएगा, CO2। यहां पर हमारा फिर ब्लड इंटर करता है, यहां पर ब्लड इंटर किया तो अभी भी CO2 लेकर के आया है, फिर ये डायरेक्ट हमारे लंग्स में चला जाता है। ये डायरेक्ट हमारे लंग्स में जाता है, और लंग्स में जैसे ही हमारा CO2 ब्लड जाता है, अब ये अशुद्ध रक्त हमारा है, ये हम लोग इसको कहते हैं यहां पर दायां आलिंद कहते हैं, तो ये हमारा दायां निलय होता है। और इसको हम लोग कहते हैं ये हमारा बायां आलिंद होता है, तो इसको हम लोग यहां पर बायां निलय के नाम से हम लोग जानते हैं, ये हमारा बायां निलय होता है। अब मेरे भाई हम कहेंगे ये बायां, तो राइट ऑरिकल राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल लेफ्ट वेंट्रिकल, तो ये ऐसे आएगा और ये सीधा लंग्स में जाएगा। लंग्स में क्यों जाता है, क्योंकि मेरे भाई लंग्स में जाता है जो अशुद्ध रक्त होता है वह शुद्ध रक्त में परिवर्तित हो जाता है। यहां पर जाने के बाद फिर यहां से ये क्या होगा, तो ये निकलेगा, फिर हमारा इसी में आएगा, फिर यहां से आएगा, तो लेकिन अब ये O2 लेकर के आएगा, और फिर हमारा इसमें आता है, तो यहां O2 लेकर के आएगा, फिर यहां से पूरे बॉडी में हमारा जाता है। तो मेरे भाई जब पूरा बॉडी में जाता है तो इसी का प्रेशर, यही हमारा
हमारा दायां निलय बायां निलय है, तो बायां निलय जब हमारा संकुचित होता है ना तो पूरी धमनी का प्रेशर बढ़ जाता है। तो मेरे भाई निलयी संकुचन के दौरान दाब को प्रकुंचन दाब कहा जाता है और निलयी शिथिलन के दौरान दाब को अशिथिलन दाब कहा जाता है। अब देखिए यहां पर क्या होगा कि अगर प्रकुंचन दाब की अगर हम बात करते हैं तो प्रकुंचन दाब को हम लोग सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। अब मान लेते हैं कि संकुचित अगर करेगा, ये संकुचित होगा, जब संकुचित होगा तो मेरे भाई ब्लड का प्रेशर ज्यादा होगा, जब ब्लड का प्रेशर ज्यादा होगा तो हम इसके पास जाएंगे, इसी को सिस्टोलिक कहते हैं। और जब ब्लड का प्रेशर ज्यादा होता है उसी को हम लोग प्रकुंचन दाब कहते हैं। इसका मतलब है मेरे भाई जो हमारा सिस्टोलिक होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हिंदी में अगर हम बोलेंगे तो यहां पर हम क्या कहेंगे, तो इसको हम लोग प्रकुंचन दाब के नाम से जानते हैं, ये प्रकुंचन दाब हमारा होता है। लेकिन अगर हम कहते हैं मेरे भाई कि जैसे ही निलयी शिथिलन के दौरान दाब को अनुशिथिलन दाब कहा जाता है, अनुशिथिलन कहने का मतलब होगा मेरे भाई हम उसको डायस्टोलिक प्रेशर के नाम से जानते हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो यहां पर इस तरह से तो हम यहां पर कहेंगे मेरे भाई ये स्टेटमेंट तो हमारा यहां करेक्ट था, गलत को खोजना था, इसीलिए हमारे आंसर्स यहां पर पहले मिल चुके हैं, ये आंसर हमारा गलत था, गलत वाला आंसर मिल चुका है, ये तो मेरे भाई सही स्टेटमेंट है। अगला कहता है कि प्रकुंचन का जो हमारा जिसमें ज्यादा प्रेशर होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी, 120 mm ऑफ Hg। अनुशिथिलन जो हमारा होगा जिसको डायस्टोलिक कहते हैं उसका प्रेशर कम होगा, जैसा कि आप देख रहे होंगे इसका प्रेशर कम है, इसका प्रेशर हमारा ज्यादा होगा, यानी कहने वाला मेरे भाई ये स्टेटमेंट भी हमारा राइट है। तो आप देख रहे हैं ये स्टेटमेंट हमारा राइट था, ये स्टेटमेंट हमारा राइट था, पहला स्टेटमेंट रॉन्ग था, इसलिए आंसर करेंगे पहला स्टेटमेंट हमारा कहीं ना कहीं यहां पर रॉन्ग है, इसी तरीके से आपको आंसर करना है। तो मेरे भाई आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम लोग चलते हैं और अगला क्वेश्चन यहां देखते हैं। प्रभावी कीटनाशक जो कीटाणुनाशक होता है जो कि उपकरणों की सतह को साफ करने के लिए हमारा इस्तेमाल होता है। मेरे भाई आप ध्यान रखना है, किसी भी उपकरण की सतह को अगर साफ करने के लिए किसी का इस्तेमाल करते हैं तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं, सोडियम मेटासिलिकेट का इस्तेमाल करते हैं, या फिर इसी को सोडियम सिलिकेट के नाम से भी जानते हैं, उसी को सोडियम मेटासिलिकेट भी कहते हैं। तो सोडियम मेटासिलिकेट जो होता है मेरे भाई ये डिटर्जेंट में भी यूज होता है, ये हमारा मेटल क्लीनिंग में भी यूज होता है। आप इस बात को ध्यान रखेंगे, इसका इस्तेमाल कहां पे करते हैं, तो इसका इस्तेमाल यहां पर करते हैं मेरे भाई, ये हमारा मेटल क्लीनिंग के लिए भी इस्तेमाल होता है, किसी भी धातु की सतह को साफ करने के लिए होता है। साथ ही साथ मेरे भाई इसका इस्तेमाल कहां पे करते हैं, तो इसका इस्तेमाल यहां पर डिटर्जेंट में भी करते हैं साफ सफाई के लिए। तो आप यहां पर सीधा कह सकते हो कि अगर किसी उपकरण की सतह को अगर साफ करना होगा यानी कि मेटल क्लीनिंग अगर करनी होगी तो आप सोडियम मेटासिलिकेट या सोडियम सिलिकेट के नाम से भी उसको हम लोग जानते हैं, ये बात आपको ध्यान रखना। और सोडियम सिलिकेट की अगर हम बात करते हैं इसका केमिकल फॉर्मूला हमारा क्या होता है, सोडियम हो गया तो हम कहेंगे Na की बात करेंगे, और सिलिकेट की अगर बात करते हैं मेरे भाई तो ये हमारा SiO3 हमारा हो जाएगा, इसी को सोडियम हम लोग मेटासिलिकेट के नाम से हम लोग जानते हैं। तो ये मेरे भाई यहां पर मेटल क्लीनिंग के लिए इस्तेमाल होता है। आगे चलते हैं, अगला हमारा दे रखा है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम की अगर बात करते हैं तो मेरे भाई ये देख कर कहीं लग रहा है हमें जीपीएस की बात कर रहा है, ये किसकी बात कर रहा है, तो हम सीधा कहेंगे ये हमारा जीपीएस की बात कर रहा है। और जो जीपीएस हमारा होता है आपको मेरे भाई ध्यान रखना, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम की बात करता है, जो जीपीएस होता है वही क्या करता है, तो हम कहेंगे वही भविष्यवाणी करता है, वही भविष्यवाणी करता है कि मौसम संबंधी जानकारी को प्राप्त करने के लिए वो हेल्प करता है। तो अगर मान लेते हैं मेरे भाई इस बात को ध्यान रखना है कि चक्रवात आने वाला, साइक्लोन आने वाला, तो उसकी भविष्यवाणी कौन करेगा, तो कहेंगे हमारा जीपीएस सिस्टम ही करता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अगला मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट का केमिकल फॉर्मूला याद रख लीजिएगा, MgHCO3 हमारा हो जाएगा। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा आयनिक बंधन का, आयनिक यौगिक हमारा गुणधर्म होता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। अगर मेरे भाई यहां पर हम आयनिक कंपाउंड की अगर हम बात करते हैं, हम किसकी बात करते हैं, हम यहां पर अगर आयनिक कंपाउंड की बात करते हैं, एक लाइन में मेरे भाई आप ध्यान रखिएगा, जो आयनिक कंपाउंड हमारा बनता है ये किसके किसके बीच में बनता है, तो एक हमारा धातु और अधातु के बीच में बंधन बनाता है, एक धातु और दूसरा हमारा क्या, धातु और जो अधातु होता है, धातु और अधातु के जो बीच हमारा बंधन बनता है उसी को आयनिक बंधन कहते हैं। एक लाइन में मेरे भाई ये बात ध्यान रखना। दूसरा बात आपको ध्यान रखना, जो आयनिक बंधन हमारा होता है ये मजबूत बंधन का निर्माण करता है, ये बात आपको ध्यान रखना। ये कैसा बंधन बनाएगा, तो कहेंगे मजबूत बंधन का निर्माण करता है। साथ ही साथ मेरे भाई ध्यान रखना, अगर कोई आयनिक कंपाउंड होता है तो मेरे भाई ये कठोर होता है, ये कैसा होगा, तो कहेंगे ये हार्ड होता है, हार्ड भी होगा, साथ ही साथ मेरे भाई ब्रिटल भी होता है। ये कठोर तो होगा ही होगा, साथ साथ ब्रिटल भी होता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ब्रिटल हम उसको कहते हैं कि एक हथौड़ा मारिएगा चकनाचूर हो जाता है, उसको हम ब्रिटल कहते हैं, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो आयनिक कंपाउंड की अगर बात करते हैं मेरे भाई तो इसी को हम लोग और क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकोवलेंट कंपाउंड के नाम से भी जानते हैं। दोनों का एक ही नाम है, इसलिए कंफ्यूजन में कभी मत आना, ये इलेक्ट्रोकोवलेंट कंपाउंड के नाम से भी इसको जानते हैं, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसको इलेक्ट्रोकोवलेंट कंपाउंड के नाम से भी हम लोग जानते हैं, ये इलेक्ट्रोकोवलेंट कंपाउंड हमारा होता है। साथ ही साथ मेरे भाई मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं कि इसमें हमारा एक धातु दूसरा अधातु है। जब एक धातु दूसरा अधातु, जैसे कि मान लेते NaCl हमारा है और इस NaCl में एक धातु हमारा यहां दिख रहा है और दूसरा हमारा क्या कहेंगे, यहां पर हमारा अधातु होगा। तो एक धातु दूसरा हमारा यहां पर अगर अधातु है तो इसके बीच में जो बॉन्डिंग होगी उस बॉन्डिंग को क्या कहेंगे, तो आयनिक बॉन्ड कहते हैं। एक बात बताओ मेरे भाई, जो NaCl हमारा होगा ये क्या होगा, तो कहेंगे ये ब्रेक करता है। ये क्या करेगा, तो कहेंगे यहां पर ब्रेक करता है। जब ये ब्रेक करता है तो क्या बनाता है, तो कहेंगे Na
हमारा प्लस बनाएगा और साथ ही साथ हमारा क्या करता है, यहां पर Cl माइनस करता है, ये आयंस में टूटेगा। अगर मेरे भाई ये आयंस में टूटेगा तो हम कहेंगे आयंस में अगर टूट गया तो किसी भी सॉल्यूशन में अगर कोई आयंस में टूटता है तो उसमें विद्युत धारा प्रवाह करता है। तो आप सीधा कहेंगे सर आयंस में ब्रेक कर गया ना, इसका मतलब है ये हमारा विद्युत धारा का सुचालक माना जाता है। इसका मतलब ये विद्युत धारा का हमारा क्या माना जाएगा, कहेंगे विद्युत धारा का हमारा ये सुचालक माना जाता है। एक लाइन में मेरे भाई इस बात को आप ध्यान में रखेंगे और तुरंत आंसर्स करेंगे इस बात का। दूसरी बात है मेरे भाई, इस बात को आप समझने की कोशिश कीजिएगा, अगर ये हार्ड होगा, ब्रिटल होगा, कठोर होगा, इसका मतलब मेरे भाई इसका गलनांक और क्वथनांक दोनों उच्च होता है। यानी इसका बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं, साथ ही साथ इसके मेल्टिंग पॉइंट की अगर बात करते हैं तो ये कहीं ना कहीं हमारा ज्यादा हो जाता है। इस बात को भी मेरे भाई आप ध्यान रखेंगे। अब आते हैं हम लोग यहां पर देखते हैं इसके आंसर्स हमारे क्या होंगे और इनके आंसर्स को हम लोग यहां पर ढूंढ करके निकालते हैं कि क्या आंसर्स हमारे यहां पर करेक्ट होने वाले हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड। तो मेरे भाई इस क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो ये क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा कहेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारा यहां पर 20 है और 20 नंबर क्वेश्चन में हम लोग को आंसर करना है कि कौन सा योग आयनिक यौगिक का हमारा गुणधर्म है। सबसे पहले मेरे भाई एक बात बताइए, इसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट हमारा क्या होगा, कहेंगे उच्च होगा। यानी पहला ये दूसरा स्टेटमेंट हमारा राइट हो गया। दूसरी बात कहता है मेरे भाई कि ठोस अवस्था में विद्युत का शासन करता है। मेरे भाई मैं आपको बता देना चाहता हूं ये गलित अवस्था में करता है। ये किस अवस्था में करता है, ठोस अवस्था नहीं, ये गलित अवस्था में करता है और गलित अवस्था में ही आयंस में टूटेगा, आयंस में टूटेगा, इस बात को ध्यान रखें। तो गलित अवस्था में विद्युत धारा का सुचालक होता है, ये गलित अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित करता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो गलित अवस्था में विद्युत धारा का ये प्रवाह करता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। जैसे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस वगैरह जो हमारा होता है वो गलित अवस्था होता है, वो लिक्विड फेज होता है, उसमें ऐसा होता है। ये मेरे भाई ठोस अवस्था बोल दिया जिसकी वजह से ये रॉन्ग हो गया। तो आपको तो सही आंसर करना है, इसका मतलब ये हमारा गलत हो गया, आंसर तुम्हारा मैच कर चुका, तो ये आंसर होगा नहीं। आगे मेरे भाई यहां पर देखते हैं, ये मिट्टी के तेल और पेट्रोल जैसे विलायक में घुलनशील होता है। मेरे भाई ये हमारे मिट्टी के तेल में हमारा अघुलनशील होता है, इस बात को आप ध्यान रखें। ये घुलनशील नहीं होता, ये हमारा अघुलनशील होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। लेकिन याद रखना है ये पानी में घुलनशील होता है। ये किस में घुलनशील होगा, तो पानी में घुलनशील होगा, क्योंकि पानी में इसके आयंस टूट जाते हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो मेरे भाई इतने सारे पॉइंट्स आपको एक रिदम में एक बार में आपको दिमाग में फिट रखना है। क्वेश्चंस कहीं से भी पूछ दिया तो एक बार में आपके आंसर्स निकल करके आने चाहिए, तब जाकर के लगेगा मेरे भाई एक एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन अगर इतने तरीके से अगर हो जाता है, सब क्वेश्चन का तो नहीं, कुछ ऐसे ऐसे क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन अगर बेहतर अगर कर लेते हैं तो समझिए आपकी तैयारी टॉप लेवल में रहेगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या कहता है। कह रहा है मेरे भाई डाल्टन के परमाणु के सिद्धांत की बात करते हैं, कौन सी अवधारणा नहीं है ये आपको कह रहा है, बताइए मेरे भाई। अगर इसमें बोला गया है कि भिन्न तत्वों के परमाणु में भिन्न द्रव्यमान या रासायनिक गुण होते हैं तो बिल्कुल तो स्टेटमेंट सही है। यौगिक बनाने के लिए परमाणु छोटी पूर्णांक संख्या के अनुपात में हमारे होते हैं, तो जाहिर सी बात है मेरे भाई हम लोग जानते हैं कि बहुत छोटे छोटे परमाणु मिलकर के ही एक यौगिक का निर्माण करता है। जैसे कि आप वो भी पूर्णांक संख्या में हमारा होता है, जैसे कि मान लेते हैं हमारा H2O है और ये एक प्रकार का यौगिक है, इसमें हम लोग देखते हैं कि हमारा हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, ये किस अनुपात में, 2:1 में है। तो एक निश्चित अनुपात में अगर मेरे भाई कोई भी केमिकल अगर हमारा होता है तो उससे हमारा क्या बनता है, एक यौगिक का निर्माण होता है। तो यहां पर अगर परमाणु छोटी पूर्णांक संख्या के अनुपात में होता है, यहां मेरे भाई एक निश्चित अनुपात, पूर्णांक संख्या के निश्चित अनुपात में अगर होता है तो उसको यौगिक कहते हैं। ये स्टेटमेंट हमारे लिए क्या तो कहेंगे राइट है, ये भी स्टेटमेंट हमारे लिए राइट है, क्योंकि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं में भिन्न भिन्न द्रव्यमान और रासायनिक गुण होते हैं, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। दूसरी बात हमारे सामने निकल कर क्या आता है कि सभी पदार्थ के जो छोटे कणों से मिलकर के क्या बनते हैं, तो मेरे भाई आपको पता होगा कि पदार्थ के छोटे से कण को हम लोग क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। पदार्थ के सबसे छोटे से छोटे कण को क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। अब मेरे भाई डाल्टन कह दिया था कि परमाणु हम उसको कहते हैं किसी भी पदार्थ के सबसे छोटे जो कण होंगे उसके बाद वो छोटा नहीं हो सकता, उसी को परमाणु कहते हैं। तो मेरे भाई यहां कह रहा है कि सभी पदार्थ छोटे कणों से मिलकर के बने होते हैं जिन्हें अणु कहते हैं। नहीं, जो छोटे कण होते हैं मेरे भाई वो परमाणु होते हैं, जो कि गलत है और गलत ही आंसर करना था, इस बात को ध्यान रखेंगे। डाल्टन्स का ये स्टेटमेंट बाद में जाकर के मेरे भाई गलत साबित हो गया था, क्योंकि आगे के जो साइंटिस्ट आए थे उन्होंने ये प्रूव्ड करके दिखाया कि एटम के अंदर न्यूक्लियस भी है, एटम में प्रोटॉन भी है, एटम में इलेक्ट्रॉन भी है, एटम में न्यूट्रॉन भी है। बाद में सारे साइंटिस्ट आकर के उनका दिमाग खोल दिया, लेकिन डाल्टन्स के अगर अकॉर्डिंग पूछा है तो आप कहेंगे मेरे भाई स्टेटमेंट जो है अणु नहीं परमाणु होना चाहिए था। ठीक है, चल आगे चलते हैं। यहां पर मेरे भाई बोला गया कि अम्लिक के आधार पर कौन सा सही हमारा होगा। तो मेरे भाई एक बात बताइए, अगर हम एसिड की बात करते हैं, एक चीज तो आपको पता होगा ABr। अगर मेरे भाई ABr में क्या होगा, A4 हमारा क्या होता है, यहाँ पर एसिड होता है। एक बात बताइए, अगर ब्लू लिटमस पेपर अगर हमारा रेड हो जाता तो हम कहेंगे एसिड सॉल्यूशन में हमने डाला है। तो यहां पर ब्लू लाल होता है, यहां कह रहा है कि लाल को नीला करना, स्टेटमेंट गलत हो गया, अम्लीय के लिए है ही नहीं, तो हो गया नहीं करेगा। अगला कहता है मेरे भाई OH, मेरे भाई OH जैसे दिख गया
ये तो क्षारीय माध्यम के लिए होगा, तो ये तो हो भी नहीं करेगा। H+ का कंसेंट्रेशन होता तो मेरे भाई अम्लीय के लिए होता। ये दोनों चीज तो हमारा यहां पर हो गया। तो अम्लिक के आधार पर कौन सा सही है, तो मेरे भाई अम्लिक के आधार पर कौन सा सही हमारा है, तो इसमें से कौन सा सही होगा, ये दोनों स्टेटमेंट तो उसके आधार पर हमारा गलत है। अब कहता है कि निष्प्रभाविक विकरण की बात करते हैं, यानी कि न्यूट्रलाइजेशन की अगर हम बात करते हैं, तो मेरे भाई अम्लिक जो होता है हमारा न्यूट्रलाइजेशन शो कर सकता है अगर हम उसको बेस मीडियम में रखेंगे तो ये आपका हो सकता है। क्योंकि अम्लिक के आधार पर कौन सही है, तो हम कहेंगे ये हमारा न्यूट्रलाइजेशन शो कर सकता है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि प्रबल क्षार को प्रबल अम्ल ही न्यूट्रलाइज करेगा, तो ये हो सकता है। इसी के आधार पर ये आंसर दिया है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है कि एक तनु फेरस सल्फेट की बात करते हैं। मेरे भाई एक बात ध्यान रखना कि एक फेरस सल्फेट का क्वेश्चन कई बार आता है और ये फेरस सल्फेट पूछता है, इसको फेरस सल्फेट करते हैं। जब आप इसको गर्म कीजिएगा ना, तो ये किस में बन जाता है, Fe2O3 का निर्माण करता है। साथ ही साथ ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस का निर्माण करेगा और साथ ही साथ मेरे भाई सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस का निर्माण करता है। तो कई बार ये पूछा है कि अगर मेरे भाई इस बात को ध्यान रखना कि फेरस सल्फेट को जब हम गर्म करते हैं तो कौन कौन सी गैसेस निकलेगी, तो सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड्स बोलेंगे। तो यहां पर आपको बोला गया एक तनु फेरस सल्फेट की हम बात करते हैं। फेरस सल्फेट मतलब समझ में आ गया होगा। और इस विलयन को क्या कर रहा है, तो अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट की बात करते हैं। इसको हम लोग KMnO4 के नाम से जानते हैं। और हम लोग जानते हैं ये पोटेशियम परमैंगनेट जो हमारा होता है ये कैटलिस्ट के रूप में काम करता है। कहता है एक तनु फेरस सल्फेट विलयन को जब अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट के विलयन वाले बीकर में धीरे धीरे मिलाया जाता है तो विलयन हल्का मेरे भाई बैगनी रंग फीका हो जाता है, अंत में वह गायब हो जाता है। प्रक्षेपण के लिए कौन सा स्पष्टीकरण हमारा सही है, तो एक बात बताइए मेरे भाई, अगर यहां पर कह दिया कि रंग फीका हुआ, रंग गायब हुआ, इसका मतलब है उसका ऑक्सीकरण हो गया। इसका मतलब उसका ऑक्सीकरण हो गया, इस बात को ध्यान रखना। तो जो फेरस सल्फेट है उसका ऑक्सीकरण हो गया, वो पूरी तरीके से मेरे भाई कलरलेस हो गया। तो पोटेशियम परमैंगनेट हमारा एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में काम करता है। ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में काम करता है और ये क्या करेगा मेरे भाई, तो हम कहेंगे यहां पर ऑक्सीकरण करा देता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो यहां पर आप सीधा सीधा कहेंगे कि इस तरीके से मेरे भाई इस क्वेश्चन के जो आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आप किसको मिलाएं, इस सल्फेट में किसको मिलाएं, आप इसको मिलाएं। इसी के कारण क्या होगा मेरे भाई, ये स्थिति पैदा होगी। इस बात को ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं, लेकिन इसके बाद ये भी याद रखना, क्वेश्चन पूछता है कौन कौन सी गैस, यही दोनों गैस हमें प्राप्त होता है, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड की बात करते हैं। लोहा जो कि मेरे भाई गुणों में कोबाल्ट और निकल के जैसा होता है। लोहा की अगर बात करते हैं वो गुणों में कैसा मेरे भाई, कोबाल्ट और निकल के जैसा होता है। तो इन तत्वों को बहुत दूर रखा गया है क्योंकि इसमें क्यों, यह किसकी कमियों में से एक था मेरे भाई, तो ये आपको पता है कि न्यूलैंड के अष्टक नियम के हिसाब से उनका फिट बैठ नहीं रहा था। अष्टक नियम के हिसाब से ये फिट बैठ नहीं रहा था, इसलिए उनको अलग करके रखा गया था। तो न्यूलैंड का कौन सा अष्टक नियम की हम बात करेंगे, एक लाइन में कहानी खत्म। मेरे भाई शक्कर के मिश्रण के दौरान कौन सा यौगिक हमें प्राप्त होता है, एक बात बताइए मेरे भाई, विच कंपाउंड इज ऑलवेज फॉर्म ड्यूरिंग द मिक्सिंग ऑफ शुगर। शुगर को मिक्स करना मतलब शुगर को तोड़ना। मेरे भाई शुगर को मिक्स करना, शुगर का मिश्रण बनाना मतलब शुगर को तोड़ना। जब आप शुगर को तोड़ते हो, जब आप शुगर को तोड़ते हो मेरे भाई, तो वही इथाइल अल्कोहल वगैरह में परिवर्तित होता है। जो फर्मेंटेशन आप करते हैं, किण्वन करते हैं, उसमें ग्लूकोज को ही तो तोड़ते हो, शुगर को ही तोड़ते हो। इसका मतलब है मेरे भाई क्या मिलेगा, तो कहीं इथाइल अल्कोहल मिलेगा। मिश्रण करना मतलब तोड़ने की बात करते हैं। अगर मेरे भाई किसी को लगेगा कि नहीं टीजीटी साइंस के साथ में हमको कॉमन पेपर भी चाहिए, तो मेरे भाई 9th-10th के लिए वो भी बैचेज अवेलेबल है। ये सभी के सभी न्यू बैचेज हैं प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पर। आप जाइएगा, इंजेक्शन बैच सबका नाम है, आपको ये सारी बैचेज वहां पर दिख जाएंगे और सब की सब बैच जो है कहीं ना कहीं आपके काम का होगा। कहता है कि कैंसर के इलाज, बताइए ब्लड कैंसर के लिए जो हमारा टेस्ट होता है मेरे भाई, कोबाल्ट 60 का टेस्ट होता है और इसी टेस्ट के आधार पर ब्लड कैंसर को क्या करता है यहां पर। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से किस प्रकार के कोयले में कार्बन % की मात्रा ज्यादा होती है। हमने आपको बताया था चारे तरह का हमारा कोयला होता है। सबसे बढ़िया कोयला एंथ्रासाइट होगा जिसमें लगभग 95% कार्बन होता है। अगर 95% अगर कार्बन उस कोयला में होगा तो समझ लीजिए कि उसका हीटिंग वैल्यू बहुत अधिक होगा। हीटिंग वैल्यू बहुत अधिक मैंने कहने के बाद गर्मी बहुत देगा, यानी आप सीधा कह सकते हैं कि सबसे बढ़िया अगर कोयला कोई होगा तो मेरे भाई एंथ्रासाइट होगा, जो हमारे इंडिया में जल्दी नहीं मिलता। हमारे इंडिया में 5-6 किलोमीटर अगर अंदर गहराई में जाएंगे जब जाकर के मिलेगा। यूएस में मेरे भाई ऊपर में ही मिल जाता है। हमारे ऊपर में सबसे घटिया क्वालिटी का कोयला पीट मिलता है, इसमें क्या होता है मिट्टी मिला हो रहा है, इससे हमारा
हीट पैदा नहीं होता है। कार्बन परसेंटेज बहुत कम होता है, लगभग 40% यहाँ होता है। यहाँ कहा 90% होगा कार्बन। जितना ज्यादा कार्बन होगा उतना ही ज्यादा मेरे भाई वो हीट पैदा करता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हमारा कह रहा है ब्लड बैंक से मिला करके रखा जाता है? एक बात बताइए मेरे भाई, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन रक्त कोष जो ब्लड बैंक में मिला करके रखा जाता है, ये बात आपको बताना है। तो इसके लिए मेरे भाई इस क्वेश्चन के अगर आंसर करेंगे तो ये ब्लड बैंक में जो केमिकल्स हमारा यहाँ पर रखा जाता है, जहां पर ब्लड को स्टोर किया जाता है, तो उसके लिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि यहाँ पर हमारा दोनों यूज होता है। कहेंगे यहाँ पर डेक्सट्रेट की बात करते हैं और सोडियम नाइट्रेट की बात करते हैं। याद रखिएगा ए और बी दोनों आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे अगला कहता है यदि कोई वस्तु मेरे भाई वृत्तीय पथ में घूमती है, अगर कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर घूमती है तो याद रखना उसका चाल और उसकी गतिज ऊर्जा एक समान रहेगी। उसका वेग बदल जाएगा, उसका त्वरण बदल जाएगा, उसका मेरे भाई बल बदल जाएगा, लेकिन याद रखना चाल और गतिज ऊर्जा नहीं बदलती है। तो यहां पर बोला गया है मेरे भाई यदि कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर चलती है तो एक समान क्या होगी? तो एक समान उसकी चाल हो सकती है। एक समान चाल से चलती है और उसकी गति को एक समान वृत्तीय गति कहते हैं, यानी एक समान चाल होगी मेरे भाई, ये सब एक समान नहीं होगी। आंसर हो जाएगा एकदम। आगे चलते हैं। किसी वस्तु का समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमारा कैसा होता है? हम लोग जानते हैं मेरे भाई ये हमारा समतल दर्पण होता है और समतल दर्पण ये है, इसके बीचों बीच जिस लाइन को हम यहां पर खींचते हैं ये हमारा प्रधान अक्ष होता है। और याद रखना जो प्रधान अक्ष हमारा होता है, ये प्रधान अक्ष किसी भी दर्पण पर 90 डिग्री पर होता है, ये बात आपको याद रखना है। और ये प्रधान अक्ष हमारा काल्पनिक रेखा के रूप में होता है। अगर मेरे भाई यहां पर आदमी को खड़ा कर दीजिएगा, यहां आदमी को खड़ा कर दीजिएगा, तो इसका इमेज जितना दूरी पर ये आदमी को आप खड़ा करके रखें उतने ही दूरी पर मेरे भाई इसका इमेज भी बन जाता है। उतने ही दूरी पर, अगर एक्स दूरी पर आदमी खड़ा है तो इमेज भी कहां बनेगा? तो कहेंगे एक्स दूरी पर ही बन जाता है इस तरीके से। और आप कहेंगे मेरे भाई जितना बड़ा ये है उतने बड़ा ये आदमी होगा, यानी कि आप बराबर समान आकार का इमेज बनेगा। लेकिन दर्पण के पीछे बन रहा, दर्पण के पीछे जब भी इमेज बनता है कैसा बनता है? काल्पनिक बनता है। और काल्पनिक इमेज कैसा होगा? सीधा होगा। इसका मुंडी ऊपर तो इसका मुंडी भी ऊपर। मेरे भाई दोनों के साइज बराबर है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो यहां पर आपको ध्यान रखिए यदि समतल दर्पण की हम बात करते हैं तो समतल दर्पण के सामने अगर आप खड़े हो जाते हैं, जितने दूरी पर आप दर्पण के सामने खड़े होंगे उतनी दूरी पर आपका पीछे इमेज बनेगा। काल्पनिक बनेगा, सीधा बनेगा, लेकिन याद रखना समान हमारा वस्तु के आकार के बराबर बनेगा। और साथ ही साथ मेरे भाई याद रखना कि पार्श्व उल्टा प्रतिबिंब बनता है। पार्श्व उल्टा का मतलब होता है कि आपका दाहिना हाथ बायां दिखेगा, बायां हाथ दाहिना दिखेगा। ये पार्श्व उल्टा प्रतिबिंब भी बनाता है। तो मेरे भाई बताइए ये वास्तविक तो नहीं बनेगा, काल्पनिक बनेगा। ये तो होबे नहीं करेगा। आंसर करेंगे हमारा कैसा होगा कि यहां पर पार्श्व उल्टा हम लोग कहेंगे। मेरे भाई ये गलत लिखा हुआ है, इसको आप सही कर सकते हैं। यहां पर गलत लिखा हुआ, एक्चुअली मैं ये लिखना चाह रहा था पार्श्व उल्टा, और ये क्या सा हो गया तो कहेंगे इस तरीके से लिखा गया है। तो मेरे भाई आप यहां से कह सकते हैं कि ये हमारा पार्श्व उल्टा इमेज बनाएगा, यानी आप सीधा कह लीजिए कि इसको क्या कहेंगे तो ये हमारा पार्श्व उल्टा इमेज बनाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी को टिक आउट कीजिए। आगे चलते हैं। अगला कहता है कि जल विद्युत का उत्पादन यानी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट की अगर हम बात करते हैं, मेरे भाई इस बात को आप ध्यान रखना, अगर हम किसकी बात कर रहे हैं तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट की अगर हम बात करते हैं तो एक लाइन में कहानी सिंपल है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक अगर जो पावर प्लांट हमारा, अगर हम इसकी अगर बात करते हैं तो जो हमारा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट हमारा होता है, इसमें क्या होगा मेरे भाई? तो याद रखना है कि पानी बहुत ऊपर हमारा जमा किया जाता है। हाइड्रो का मतलब पानी, पानी पन बिजली जिसको आप कहते हैं, पानी को बांध में जमा किया जाता है और उस पानी को नीचे गिराया जाता है। जब पानी को ऊपर जमा कर लिया तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी आ गया, फिर क्या करते हैं उस पानी को नीचे की ओर गिराते हैं मेरे भाई। तो जाहिर सी बात है कि जो हमारा पोटेंशियल एनर्जी है, जो हमारा पोटेंशियल एनर्जी है वो हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में परिवर्तित होगा, नीचे गिरते हुए इलेक्ट्रिकल एनर्जी में परिवर्तित होता है। ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जो हमारे होते हैं उसमें ऐसा ही हमारा पॉसिबिलिटी होता है। अब एक बात बताइए मेरे भाई, जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगा हमारा किस में परिवर्तित होगा? कहेंगे इसी के अंदर हम लोग कहते हैं कि जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हमारा होता है वो किस में परिवर्तित, कहेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में वो कन्वर्ट हो जाता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाता है। यानी कि पोटेंशियल एनर्जी को आप कहते हैं जो स्थितिज ऊर्जा आपका होता है वो किस में, तो कहेंगे वो हमारा सीधा सीधा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। और हम कहते हैं किसी बीच में टरबाइन पर वो पानी गिरता है। तो ऐसी परिस्थिति मेरे भाई वो किस सिद्धांत पे काम करता है ये आपसे पूछा गया है। तो सबसे पहला हमारा क्या होगा, तो कहेंगे यहां पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, कहने का मतलब इसी को तो हमने यहां पर कह दिया कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ये तो हमारा होगा ही होगा। साथ ही साथ मेरे भाई हम कहते हैं कि जब ऊपर से नीचे गिरता है तो जितना ये एनर्जी है वो टोटल का टोटल एनर्जी मेरे भाई इसमें परिवर्तित हो जाता है। इसका मतलब इसमें एनर्जी भी कंजर्व रहता है। ये भी सही है, इसमें ये भी सही है। इसमें गुरुत्वीय गतिज ऊर्जा का कोई कंसेप्ट नहीं है, बर्नौली के द्रव गतिकी का यहाँ पर कोई कंसेप्ट नहीं। हम लोग सीधा कहेंगे यही दो को हमारा है, जिसमें हम कहते हैं मेरे भाई कि यहाँ पर इन्हीं दोनों के प्रिंसिपल पर हमारा काम करेगा। तो 1 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा मेरे हिसाब से मेरे भाई। 1 2
और एक दो अगर हमारा दे रखा है तो मुझे लग रहा है मेरे भाई इस क्वेश्चन के जो आंसर्स होने चाहिए इसमें एक दो और हमारा चार भी होना चाहिए, एक दो और चार भी इस क्वेश्चन के आंसर्स होने चाहिए। क्यों होने चाहिए? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अगर बर्नौली की अगर हम बात करते हैं ना तो बर्नौली हमारा एनर्जी कंजर्वेशन पे काम करता है, और अगर हमारा बर्नौली एनर्जी कंजर्वेशन पे काम करता, अगर इसमें ऊर्जा संरक्षित रहेगी तो मेरे भाई ये भी हमारा सही हो जाएगा। एक दो और चार हमारा सही होगा, तीन नहीं होगा तो एक दो चार जो होगा उसको आप करेक्ट करना, और ऐसी परिस्थिति में हम कहेंगे एक दो चार, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका किसी भी परिस्थिति में यहां पर राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं मेरे भाई, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ऊर्जा की हम बात करते हैं। एक बात बताइए मेरे भाई, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ऊर्जा में क्या करते हैं? तो आप देखते होंगे जैसे ही आप बैटरी से जैसे ही आप बैटरी कनेक्शन करते हैं तो जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है उस सेल के अंदर, पानी के अंदर अगर नमक मिला दीजिएगा तो नमक हमारा आयंस में टूटेगा, जैसे ही नमक आयंस में टूटेगा तो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो जाता है। यानी आप ये कह सकते हैं कि हमने बैटरी का कनेक्शन किया, तो हमने बैटरी का जब कनेक्शन किया मेरे भाई तो वही विद्युत ऊर्जा हमारा रासायनिक परिवर्तन करा दिया। यानी कहने का मतलब आप सीधा सीधा कह सकते हैं कि विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में आप परिवर्तित कर दिए, यानी कि इस क्वेश्चन के लिए आप आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे निम्नलिखित में से पौधे की वृद्धि को कंट्रोल करने वाला जो हार्मोन होगा मेरे भाई, ऑक्सीजन होगा, जिब्रेलिन होगा, साइटोकिनिन, तीनों के तीनों क्या होते हैं? यहां पर पौधे में वृद्धि को कंट्रोल करने वाला हमारा हार्मोन होता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो उपयुक्त में से एक से अधिक के साथ आप जाइए, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। मटर की बात करते हैं, मटर में मार्स रोग जो होता है मेरे भाई वो मैग्नीज के कारण होता है, ध्यान में रखना। आगे चलते हैं, टेलीस्कोप की प्रिज्म की बात करते हैं। एक बात बताइए मेरे भाई, अगर कोई टेलीस्कोप है, कोई प्रिज्म है, तो उसमें किस लेंस का इस्तेमाल करते हैं? तो वो एक ऑप्टिकल लेंस होता है। कैसा लेंस होगा मेरे भाई? ऑप्टिकल लेंस होता है, जिसको प्रकाशीय कांच कहते हैं, ऑप्टिकल लेंस के नाम से हम लोग जानते हैं। जैसे कि उत्तल लेंस, अवतल लेंस होता है, ये सब ऑप्टिकल लेंस होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो हम लोग इसी का इस्तेमाल करते हैं, इस बात को ध्यान रखना, टेलीस्कोप वगैरह में देखने के लिए। अगला है कि मेरे भाई मिलेराइट जो हमारा होता है वो किस तत्व का हमारा यहाँ पर खनिज माना जाता है? तो जो मिलेराइट होता है हमारा निकल का यहाँ पर खनिज माना जाता है। ये सब तो आपको ऐसा माना जाता है, ये याद रखना पड़ेगा। आगे चलते हैं, एक लेंस की बात करते हैं, +2 डायप्टर उसकी शक्ति है। एक बात बताइए मेरे भाई, अगर कहीं पर अगर ऐसा बोल दिया कि लेंस है और उस लेंस की फोकस दूरी अगर मान लेते हैं मेरे भाई, थोड़ा देर के लिए आप ऐसे समझिए कि उस लेंस की शक्ति कितनी है, तो +2 डायप्टर दे रखा है। अगर +2 डायप्टर दे रखा है तो आप देख करके कहिएगा मेरे भाई कौन सा लेंस है, तो कहेंगे हमारा उत्तल लेंस होगा। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उत्तल लेंस की फोकस दूरी पॉजिटिव, तो पावर भी पॉजिटिव होता है। ये बात मेरे भाई किसी भी सूरत में आपको याद रहना चाहिए, नींद में भी आपको कहता है कि उत्तल लेंस की बात करेंगे तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी, तो कहेंगे पॉजिटिव होगा। अगर फोकस दूरी पॉजिटिव होगा तो कहेंगे पावर भी पॉजिटिव। ये लाइन मेरे भाई एकदम नहीं भूलना है आपको। तो अगर पावर पॉजिटिव में आपको वैल्यू दे रखा है तो समझ लीजिए वो उत्तल लेंस हमारा है। अब कहता है कि अगर ऐसा होगा तो बताइए उसकी फोकल लंबाई कितनी होगी। तो मेरे भाई हम लोग क्या करेंगे, यहां पर आंसर देखेंगे, हमारा मीटर में दे रखा है, तो मीटर में जब हमारा आंसर फोकस दूरी दे रखा है तो हम लोग आंसर क्या करेंगे, हम लोग पावर का फॉर्मूला लगेंगे 1/f यूज करेंगे। हमें क्या चाहिए, तो फोकस दूरी चाहिए, तो फोकस दूरी 1/ हमारा p हो जाएगा। हम कहेंगे p का मान कितना, तो कहेंगे यहां पर 2 हो गया, 2 से 1 में डिवाइड करें 0. हमारा 5 हो जाएगा। तो 0.5 मीटर की बात करेंगे मेरे भाई। इस फॉर्मूला का इस्तेमाल हम तब करते हैं, इस फॉर्मूला का इस्तेमाल तब करते हैं जब हम फोकस दूरी की बात करते हैं, फोकस दूरी हमारा किस में हो, मीटर में हो। तो मेरे भाई फोकस दूरी अगर आपसे पूछा गया है उसके आंसर मीटर में दे रखे हैं, इसीलिए हम फॉर्मूला ये वाला लगाए हैं। अगर ये आंसर सेंटीमीटर में होता तो हम फॉर्मूला 100/f लगाते, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो 0.5 मीटर तो हमारा होगा, माइनस वाला तो हो भी नहीं करेगा मेरे भाई। वैसे भी हम लोग देख लेते हैं यहां पर, अगर ये प्लस में है, अगर हमारा पावर प्लस में है तो फोकस दूरी भी प्लस में होगा। तो मेरे भाई नेगेटिव तो आंसर हो ही नहीं सकता था, एक ही बचता, और आंसर यही होने की संभावना हमारा जरूर है, क्योंकि उत्तल लेंस की फोकस दूरी पॉजिटिव, तो पावर भी हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन कहता है मेरे भाई मिलान करना। इससे आसान क्वेश्चन और क्या हो सकता है? लाइपेज एंजाइम वसा का पाचन करता है। एक बच्चे को पता होना चाहिए वसा का विघटन मतलब वसा का पाचन। आप कहेंगे ए का हमारा 3 मैच कर गया, ए का 3 यहां, ए का 3 यहां, ये खत्म। आगे एमाइलेज एंजाइम क्या करता है मेरे भाई? कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, और हमारे लार में होता है, इसका मतलब बी का तो हमारा 2 होगा। तो मेरे भाई बी का 2 यहां है, बी का यहां, कहानी खत्म। तो ये ऑप्शंस भी खत्म, आंसर हमारे बी हो जाएंगे। अगर मेरे भाई ट्रिप्सिन की बात करते हैं, ट्रिप्सिन हमारा क्या करता है? प्रोटीन का पाचन करता है। और इरेप्सिन जो एंजाइम्स होता है ये क्या करता है? पॉलीपेप्टाइड्स को एमिनो एसिड में बदल देता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, नोट कर लेना है। आगे चलते हैं, जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट मिलाते हैं मेरे भाई, आप क्या करते हैं? जैसे मान लेते हैं पानी आप लिए, और उस पानी में आप जैसे डिटर्जेंट मिलाइएगा तो उस पानी का पृष्ठ तनाव घटता है, पानी का पृष्ठ तनाव घटता है। और जब पानी का पृष्ठ तनाव घटेगा तब अगर कपड़ा डिटर्जेंट डाल करके साफ कीजिएगा तो कपड़ा झकाझक साफ होता है, क्योंकि उस पानी का पृष्ठ तनाव घट कम हो गया। तो पानी के जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स है ना, तो वो आप कह सकते हैं कपड़ा के अंदर जितने भी छोटे छोटे छिद्र होंगे वहां तक वो घुस जाएगा और वहां से गंदगी को बाहर कर देगा। ऐसा क्यों होता है मेरे भाई? क्योंकि डिटर्जेंट मिलाने से पानी में पानी का पृष्ठ तनाव घटता है। वैसे आप ऐसे भी सोचिए कि पानी को गर्म भी करिएगा तब पानी का पृष्ठ तनाव घटता है। इस बात
बात को ध्यान रखना। तो दोनों केस में ऐसा होता है। तो शुद्ध जल में अगर डिटर्जेंट मिला दीजिएगा तो पृष्ठ तनाव पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, पृष्ठ तनाव का मान घटेगा, और जब घटेगा तो कपड़ा झकाझक साफ होगा। यानी आप सीधा कह सकते हैं पृष्ठ तनाव का मान हमारा क्या होता है, यहां पर घट जाएगा। सीधा सा कंसेप्ट है, एक लाइन में आपके आंसर्स आ गए। आगे चलते हैं मेरे भाई, अगला क्वेश्चन बता दीजिए, कहता है कि वायुमंडल में पाई जाने वाली गैस के प्रतिशत के आधार पर बताइए। अवरोही क्रम में आपको बताना है। सबसे ज्यादा हमारा नाइट्रोजन गैस होता है, सबसे अधिक हमारा कौन तकेंगे, सबसे अधिक हमारा नाइट्रोजन गैस, सब में दिख रहा है नाइट्रोजन। लेकिन मेरे भाई इस बात को आप ध्यान रखना कि सबसे अधिक नाइट्रोजन गैस होगा, उसके बाद हमारा ऑक्सीजन होगा। तो नाइट्रोजन भी सही मिलाना है, ऑक्सीजन भी सही मिलाना है, नाइट्रोजन भी सही मिलाना है, ऑक्सीजन भी सही है, नाइट्रोजन भी सही है, ऑक्सीजन भी सही। यहां तक तो मेरे भाई नहीं पकड़ाया है। आगे चलते हैं और आगे की कहानी को हम लोग देखते हैं। सबसे कम मात्रा में अगर हमारा कोई होता तो हम कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही होता है। शायद कार्बन डाइऑक्साइड गैस वाला ही हमारा करेक्ट होना चाहिए, पर फिर भी देख लेते हैं। हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड हमारा 0.0034% हमारा कार्बन होता है। इसका परसेंटेज मेरे पास 0.0 और हम कहते हैं कि 0.34, शायद 0.0 यहां पर 34% हमारा कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ये 78% हमारा होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। ये हमारा 21% हमारा होता है, ध्यान रखेंगे। और ऑर्गन की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा कितना परसेंट होता है, तो ये भी लगभग 1% के आसपास ही हमारा होता है, 1 से नीचे ही होता है, लेकिन इससे थोड़ा ज्यादा ये हमारा होता है। तो इसमें ऑर्डर अगर हम लोग देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी हमारा एक ऑर्डरिंग यहां पर सही है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड यहां कह रहा है कि सबसे ज्यादा होता है, ये बिल्कुल गलत है। कार्बन डाइऑक्साइड यहां कम है, लेकिन हीलियम की तो हम बात ही नहीं करेंगे यहां पर। तो मेरे भाई इस बात को ध्यान रखना कि हमारे वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस, उसके बाद हम कहेंगे ऑक्सीजन होगा, सबसे कम अगर बोलेगा तो कहेंगे कार्बन डाइऑक्साइड होगा, जो कि 0.034% कार्बन का होता है, ध्यान रखेंगे। इतना कम परसेंटेज कार्बन में ग्लोबल वार्मिंग हो जाता है। तो समझिए अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो जाएगा तो हमारे पृथ्वी का तापमान 50-60 डिग्री चला जाएगा, कोई नहीं बचेगा। मेरे भाई आप समझ लीजिए, इतना कम कार्बन परसेंटेज में हमारी पृथ्वी का टेम्परेचर 17, 20, 25 डिग्री टेम्परेचर बना रहता है। अगर कार्बन परसेंटेज बढ़ गया तो समझ लीजिए सूर्य से आने वाली जितनी भी विकिरणें होंगी सबको अवशोषित कर लेगी, हमारे पृथ्वी का तापमान 50-60 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा देगी। तो वैसे स्थिति में कोई भी जिंदा नहीं रहेगा। मेरे भाई मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप ये टेस्ट का डिस्कशन डेली आप प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार, सॉरी, ये डेली डिस्कशन आप प्लेटफॉर्म टीचर पर आप देख सकते हैं। शाम के 9 बजे हम लाइव आते हैं। लेकिन एक बात और हम आपसे कहना चाहेंगे कि अगर आपको लगता है कि मेरे पर विश्वास है थोड़ा भी, और अगर आपको लगता है कि मुझे इस बार टीचर बनना है, दुनिया क्या कहती है हमको मतलब नहीं है, हमको टीचर बनना है, तो जो हम कहते हैं उसको फॉलो करिएगा। अगर थोड़ा भी लगता है कि हमारा बेसिक कंसेप्ट वीक है तो न्यू बैचेस इंजेक्शन बैच आप ले लीजिएगा। अगर आपको थोड़ा भी लगता है कि हमको थ्योरी आता है, प्रैक्टिस नहीं है, तो आप मेरे साथ जुड़िएगा नियुक्ति बैच में। नियुक्ति बैच मेरे भाई सब कुछ का रामबाण इलाज है। वहां पर ऐसा इलाज होगा कि समझिए कि सारा दुख दर्द सब खत्म हो जाएगा। जिसकी चाहत है वो आपको सिर्फ वही नजर आएगा। आप एग्जाम में जब बैठेंगे तो हर एक क्वेश्चन लगेगा कि दिमाग में है, और क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन बहुत बेहतर करके नियुक्ति बैच में हम आपको देंगे। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग फिर अगले क्लासेस में। थैंक यू वेरी मच।